बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूँ ईशालत नाज़ और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। आपके इल्म में है नाजरीन के वीकेंड पे मौसम तो सुहाना हो चुका था, लेकिन काफ़ी धींगा मुश्ती होती रही है। मैच पड़ा रहा। एक मैच तो आज है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, टेस्ट मैच का आगाज़ होने जा रहा है मुल्तान से, लेकिन एक मैच वीकेंड पे भी जारी रहा और उसका ड्रॉप सीन किसी हद तक हम देख रहे थे कि रात गए हुआ है केपी असेंबली में। गंडापुर साहब 30 घंटे के बाद, जी हाँ, पहले तो पहले दावे ये किए जा रहे थे कि किसी एजेंसी ने उठा लिया, पता नहीं किस फोर्स के पास है, लेकिन बाद में पता नहीं कहां से वो नमूदार हुए, मदद लेकर वो वहां पर नमूदार हुए और फिर उन्होंने जिस तरह से धुआंधार इजलास से खिताब भी किया है, तो लग नहीं रहा था कि वो किसी की गिरफ्त में से आज़ाद होकर आए हैं। लग रहा था कि ड्रामा कर रहे हैं। अफसोस भी होता है, दुख भी होता है पीटीआई के कारकुनान की हालत देखकर, किस तरह से वो लब्बैक कहते हैं हर कॉल के ऊपर और वादा खिलाफी होती है लीडरशिप की तरफ से। और यही बात इशाल हम कर रहे थे अपने आखिरी प्रोग्राम पे जुम्मे के रोज, क्या ये जो बातें करते हैं वो यूसुफजई साहब कि आप खुद तो पहुंचते नहीं हैं और आपके रास्ते में रुकावटें भी आ जाती हैं, लेकिन कारकुनान पहुंच जाते हैं, वो डंडे भी खाते हैं, आंसू गैस के शल भी खाते हैं। और आखिर ये कब तक चूहा बिल्ली का खेल चलता रहेगा, कब तक वादा खिलाफी होती रहेगी, खुद लीडरान एसी वाले कमरों में बैठे रहेंगे और कारकुनान को सड़कों पर मार खाने के लिए भेजते रहेंगे। और एक ऐसा मौका जब गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान में आने वाले थे और इस मौके पे ये सब कुछ होता रहा। और हम लोग टॉप जो आज हमारी 5 स्टोरीज हैं वो भी शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले तो बात होगी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच है जो कि आज जिसका आगाज़ होने जा रहा है। उसके अलावा वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर का 30 घंटे तक गायब रहना और फिर अचानक से मंजर आम पर आ जाना, जी इस पर भी बात होगी। और आज नाजरीन 1 साल हो चुका फ़लस्तीन पे जो हालिया मज़ालिम का सिलसिला है, तो यौम यकजहती फ़लस्तीन आज मनाया जा रहा है पाकिस्तान भर में। सितारों की रोशनी में ये हफ्ता कैसा रहेगा, इस पर भी बात होगी। और ये भी आपको बताएंगे कि सर्दियों में जिल्द की हिफाजत कैसे की जाए, रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन क्या नुकसानात दे सकते हैं, इन तमाम पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के होने वाले मैच के हवाले से, जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज होगा 9 बजे तकरीबन। जो है वो कहा जा रहा था कि शुरू हो जाएगा उसका टॉस और 10 बजे मैच का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो टीमें वहाँ पर मुल्तान में मौजूद हैं, कब मैदान में आएंगी और कैसा जोड़ पड़ेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि हमारी वमेन टीम जो है उनकी कारकर्दगी खासी ख़राब रही है। बिल्कुल, उस पर भी बात करते हैं। शान मसूद आज के टेस्ट मैच की क़यादत कर रहे हैं, जिसमें साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी प्लेइंग 11 में शामिल हैं। इसके अलावा इब्रार अहमद, मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल और सलमान अली भी टीम का हिस्सा होंगे। तो कप्तान शान मसूद ने जो गुफ्तगू की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की क्रिकेट से हम वाकिफ़ हैं, इसके मुताबिक प्लान बनाया जाएगा और टेस्ट मैच की स्ट्रेटजी एक दिन के मुताबिक नहीं बना सकते, 5 दिन को देखना होता है। उम्मीद करते हैं इस बार स्ट्रेटजी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेटजी तो हमेशा बनाई जाती है लेकिन काम नहीं करती। आमिर जमाल के आने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी पोजीशन जो है वो खासी मुस्तहकम हुई है और इंग्लैंड के कप्तान जो है वो भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि कोशिश करेंगे पिछली बार की तरह पाकिस्तान से ये सीरीज भी जीते, तो वो भी पुराज़म है, जाहिर है जीतने तगड़ी टीम है और मुकाबला सख्त होगा। बिल्कुल। सैयद मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर भी हैं। अवैस भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले इससे पहले कि इनकी हार पर बात करें, आज का जो टेस्ट मैच मुल्तान में होने जा रहा है, क्या तवक्कुआत रखी जाएं क्रिकेट शायकीन की तरफ से इस मैच को लेकर, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। आज का मैच आपको पता है सबकी नज़रें ज़रूर होंगी पाकिस्तान टीम पे, क्योंकि पाकिस्तान टीम की जो अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस रही है बांग्लादेश के खिलाफ, तो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक तो क्योंकि रसाई तो हम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन एक होता है ना कि आप अपनी जो साख्त है उसको बहाल करना चाहते हैं, आप उस लाइनअप पे आना चाहते हैं वापस। तो पाकिस्तान के ऊपर एडेड प्रेशर जरूर होगा यहाँ पर, क्योंकि इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड आपको पता है वो बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, मैकुलम उनके कोच हैं, तो आप वो माइंड सेटअप से आप आ सकते हैं किस तरीके से वो अपना इस हिकमत अमली से जाएंगे इस टेस्ट मैच के अंदर। वेरस पाकिस्तान की बात करें तो कुछ अपना आपको पता है स्टिल शिकायत तो है पाकिस्तान टीम से, चाहे वो टीम बात करें, शाहीन शाह अफरीदी को वापस रिटेन किया है। इख्तलाफात नहीं होते इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखें जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आपके सामने पता लग रहा है, चैंपियंस कप की बात करें, आप फटीग कैरी कर रहे थे, आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। पिछले टेस्ट मैच की बात करूं बांग्लादेश के खिलाफ, तब भी आपकी परफॉर्मेंस इतनी आज सच परफॉर्म नहीं आप कर सके। बेशक वही विकेट थी जिसमें बांग्लादेश के पेसर्स ने भी आपको तंग करके रखा है, पाकिस्तानी पेसर्स बड़ी बुरी तरीके से एक्सपोज हुए थे क्योंकि बहुत ज्यादा फटीग कैरी कर रहे थे। तो शायद ये टाइम था कि उनको रेस्ट दिया जाता और एक सीजन जिसने 600, 700 और 600, 650 आउट किए हैं मीर हमजा, उसको इंक्लूड किया जाता। उसने, मुझे याद है टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आप देखें बड़ी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस। इसी तरह कामरान अली आगा के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है चैंपियंस कप में जो हुआ।
फैसलाबाद में, इसके बावजूद उन्हें शामिल ना करना, स्क्वाड का हिस्सा ना बनाना? देखिए, ये तो मैंने कहा ना कि हमारा अनफॉर्चुनेटली अलमिया ज़रूर है। जैसे कामरान गुलाम की बात करूँ, कामरान गुलाम कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक के अंदर, और लड़का जिस वक़्त वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है वही राइट टाइम होता है उसको आप टीम के अंदर इंक्लूड करते हो। हमारा एक थोड़ा-सा हम्म। मसला ये रहता है कि हम लोग या तो प्लेयर को पिक करते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज़ के अंदर, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके खेलनी, जहाँ से बड़ा से बड़ा प्लेयर भी आपको पता है कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपकी सिचुएशन वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज़ होती है बिल्कुल। बाउंस के खिलाफ। लेकिन हम उसको तब पिक करते हैं जब वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा हो कि आ जाओ पाकिस्तान टीम में आ जाओ, क्योंकि पता है कि डिक्लाइन की तरफ परफॉर्म नहीं करेगा, हम्म। टीम से ड्रॉप हो जाएगा। सेम इज विद हुरैरा। हुरैरा की बात करूं, उसने ट्रिपल सेंचुरी भी स्कोर की है, डबल भी की हुई है। पाकिस्तान कंडीशंस को बेहतर समझता है, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। आप उसको 2-3 सीरीज के साथ कैरी कर रहे हो, लेकिन आप उसको चांस नहीं दे रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, साइम अयूब की बात करूं, उसने परफॉर्मेंस दी है लेकिन पैचेस में दी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं रहा वो। साइम अयूब की हम्म। बात करें, चाहे पिछले टेस्ट मैच की बात करें, उसने जरूर एक तो एक इनिंग्स अच्छी खेली है, फिर पर दूसरी अवैस वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, तो क्या ये सिलेक्टर्स को पता नहीं है, ऑफिशियल्स को ये पता नहीं है? क्यों, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं खिलाया जाता उन खिलाड़ियों को? देखिए, जो थिंक टैंक वहां पर बैठा हुआ है, ऑब्वियसली वो मुझसे बेहतर इस वक्त जज कर सकता है विकेट को देख के कि क्या सूरत हाल है, लेकिन मैच नहीं के जज अंदर कर क्या पा चीजें रहे हो ना, हम रही देख रहे हैं कि उन्हीं खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है जो कि परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और फिर अभी फिर कहा जा रहा है मसला वही स्ट्रेटजी मैंने हमारी बड़ी अच्छी है, हमने एक दिन के मैच को नहीं, हमने 5 मैचों को देखते हुए हमने जो है स्ट्रेटजी बनाई है। तो क्या समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी काम कर जाएगी? क्योंकि खिलाड़ी तो फिर भी खेलने वाले बाहर ही बैठे हुए हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि हमारा थोड़ा-सा एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की, कि हम निडर क्रिकेट नहीं खेलते। आप पाकिस्तान की टीम को देख लीजिए, खास करके चलिए टेस्ट मैच, क्योंकि टेस्ट मैच स्टार्ट है। टेस्ट मैच के अंदर हमेशा हम लोग डिफेंसिव मोड के साथ गए हैं, हम लोग अटैकिंग मोड के साथ नहीं गए। अभी भी आप बैटिंग ऑर्डर निकाल के देख लेना, तो आपने खासी लंबी बैटिंग ऑर्डर इस वक़्त तक रखी हुई है, सलमान अली आगा तक के। आपको पता है कि हमारी बैटिंग का ज़्यादा मसला है। पाकिस्तान की जो तीसरी और चौथी इनिंग्स होती है, जहाँ पर आपने इनिंग्स को बिल्ड करना होता है या जहाँ पर आपने चेज़ करना होता है, वहाँ पर बुरे तरीके से एक्सपोज़ होती है। और वो आपने बांग्लादेश सीरीज़ से पहले भी आपने देखा होगा कि हम्म। पाकिस्तान का ये मसला रहा है। मैं इसलिए बार-बार बात करता हूँ ना कि जो आपका टैलेंट है, जो परफ़ॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक के अंदर, क्यों उसको आप चांस देते हो? इस पाकिस्तान की अपना, जब पाकिस्तान के अंदर होम सीरीज़ हो रही हो, वो बेस्ट मौका होता है। क्यों अच्छा वहाँ अवैस पर भाई, लड़के को अपनी इस बार कंडीशन का पता होता जो है। टीम का बैलेंस है वो कैसा देख रहे हैं? क्योंकि पिछले जो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज थी उसमें हमने देखा कि स्पिनर का फुकदान था। हम पेसर्स के साथ मैदान में उतरे और उसका भी हमें नुकसान हुआ। इस बार बैटिंग लाइन, बॉलिंग और सारा जो मामला है बैलेंस होने का, वो किस हद तक आपको लग रहा है? देखिए, अभी भी अगर आप देखें तो आपने बेशक नुमान को टीम के अंदर इंक्लूड किया था, लेकिन प्लेइंग 11 में वो है नहीं, तो आप फिर एक स्पिनर के साथ जा रहे हो। यहाँ पर इब्रार की अगर बात में स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात करूँ, अगर सलमान को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। वही चीज़ मुझे थोड़ा-सा समझ में नहीं आती कि जब आप खेलते हो, टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो मर्ज़ी कर लो, आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर की ज़रूरत होती है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि कौन-सा माइंडसेट है। इसका मतलब कि आप बैटिंग ऑर्डर लंबी करके डिफेंसिव मोड पे जा रहे हो। क्या आगा सलमान को आपने ज़हन में रखा हुआ है कि स्पिन कर सकता है? स्पिन करता है वो, लेकिन मैंने कहा ना वो बैटिंग स्पेशलिस्ट है, बॉलिंग स्पेशलिस्ट नहीं है। इब्रार बॉलिंग स्पेशलिस्ट है, तो आपको शायद एक और स्पिनर के साथ यहाँ पर एडेड जाना चाहिए था। लेकिन मसला ये है ना कि पाकिस्तान का इस वक़्त जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, अगर मैं ये जितने भी प्लेयर्स की बात करूँ, अल्लाह करे कि वो अच्छा परफ़ॉर्म करें आज इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन ये पिछली सीरीज़ के अंदर आपको पता है रडार में पहले ही है, क्योंकि इनकी परफ़ॉर्मेंस एज़ सच रही नहीं है इतनी ज़्यादा। चाहे शाहीन की आप बात कर लें, शान मसूद की खुद बात कर लें। मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था कि जब कप्तान खुद परफ़ॉर्म नहीं करता, सीनियर कैंपेनर खुद तो परफ़ॉर्म नहीं फिर करता, बाकी वो प्लेयर्स भी मीटिंग में भी डिमोरलाइज होते हैं। सही कह रहे हैं आप। ओवैस, जानना चाह रहे थे कि वुमेन क्रिकेट टीम जिस तरह से वो खेल रही हैं, क्या कहते हैं कि क्योंकि भारतीय हरीफ भारत जो है उससे हमें हारने का दुख बहुत ज़्यादा होता है। इस बार भी यकीनी तौर पे अगर हमारी खवातीन भी हार जाएंगी तो दुख तो दुगना हो गया है। तो क्या समझते हैं क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हम? भारत के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर पा रहे, चाहे हमारी वुमेन्स टीम है, चाहे हमारी मेंस टीम है। देखिए, अगर वुमेन्स टीम की बात करूं तो श्रीलंका के खिलाफ जो हमने मैच खेला था, उसके पाकिस्तान की जो बॉलिंग यूनिट था वो बड़ा एक ज़बरदस्त आपको नजर आया था। लो स्कोरिंग गेम्स क्योंकि दुबई और शारजा में होते हैं, चेस करना मुश्किल होता है क्योंकि बॉल वहां पर कुछ अच्छा वाला स्पिन करता है। लेकिन पाकिस्तान, थोड़ा सा अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ पाकिस्तान वुमेन्स टीम और इंडियन वुमेन्स टीम को, तो बहुत फ़र्क है। देखें, उनकी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनके पास अपना खुद का फीमेल एक आपको पता है स्ट्रक्चर है पूरा। लीग की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पाकिस्तान अपना सुपर लीग होती है, वहां पर उनकी प्रॉपर एक लीग होती है। उनकी लड़कियां जाके पूरी दुनिया के अंदर लीग क्रिकेट खेलती हैं, उनकी लड़कियां टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क आपको पता नजर आता है। लेकिन बड़ा क्लोज मार्जिन मैच यहाँ पर हुआ है। फातिमा सना जिस तरीके से
लीड कर रही है पाकिस्तान टीम को। यंग कप्तान है, कल भी वो एग्रेशन नजर आया, लेकिन कहा ना कि जिस वक्त यंग एक प्लेयर खेल रहा था, निदा डार एक्सपीरियंस कैंपेनर, उनको शायद काम बनता था कि उनको जाके थोड़ा सा रिलैक्स करती, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक ओवर के अंदर आप कोशिश की कि ज्यादा रन लेने की, फिर वो आउट भी हुई है, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मोड में जाना पड़ता है। लेकिन बड़ा क्लोज मार्जिन मैच था। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान टीम के अंदर आपको वही नजर आता है कि इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है बैटिंग के ऑर्डर के अंदर कि आपको समझ में नहीं आती कि आखिर किस टीम के खिलाफ हमने तो हमारी बैटिंग ऑर्डर क्या कप्तान को क्या खिलाना है। मशवरा देंगे? हमारी विमेन टीम के कप्तान को क्या मशवरा है अगले मैचेस के लिए? किस तरह से कमबैक किया जाए? देखिए, मशवरा तो ऑब्वियसली वहां पर वसीम भाई बैठे हैं, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स है, क्योंकि डोमेस्टिक पे बहुत ज्यादा मेंस के काम करते हैं। लैपटॉप का उनको खिताब तो दिया जाता है, लेकिन काम वो करते हैं। लेकिन पूल ऑफ क्रिकेट बहुत कम है वुमेन्स टीम की अगर हम बात करें। लेकिन आपको एक नई स्ट्रैटेजी से जाना पड़ेगा। आप ग्रुप ऑफ डेथ में इस वक्त मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, श्रीलंका। आपने एक जीत आपके लिए लाजमी है। यहाँ पर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया हुआ है, सच कोई हो नहीं सकता। लेकिन आपको एक चीज से जाना पड़ेगा, आपको माइंडसेट ये निकालना पड़ना है। दूसरी टीमें 150 टच कर रही हैं, 170 भी टच करती हैं। हम लोग अभी भी वहीं फंसे हैं 102 103 के ऊपर। हमें हद मारो 120 130 कर लेते हैं। ये बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने 180 के करीब स्कोर, आपको पता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। इस साल अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो आप 16 मैचेस के अंदर से पाकिस्तान इस वक्त तक अराउंड कोई 14 मैचेस जो उनसे वो शिकस्त खा चुका हुआ है। तो ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूं कि लम्हा फिक्री है पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के लिए। तो पाकिस्तान वुमेन्स को एक नए माइंडसेट और खास करके नए माइंडसेट के साथ जाना होगा और डरे बगैर खुल के खेलना होगा, अटैकिंग मोड में आना होगा। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि आज का टेस्ट भी फातिहाना उसका आगाज़ होगा, मस्बत क्रिकेट खेली जाएगी और वुमेन क्रिकेट्स के लिए भी हमारी नए ख्वाहिशात है। अब इस वक्त जारी है T20 का दुबई में, और उसके अंदर कम बैक करना लड़कियों के लिए खासतौर पर ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ी शिकस्त हो चुकी भारत के खिलाफ, जिसका दुख भी है, लेकिन अभी मौका है कम बैक करने का। और इशाले से पहले कि हम कराची में भी एक धमाका हुआ है, उस पर भी बात करेंगे, जिसमें गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट के करीब ये धमाका हुआ। बात कर लेते हैं उस मैच की जो कि जारी था 3 रोज से, और उसका ड्रॉप सीन हुआ है KP असेंबली में, जब फातिहाना एंट्री दी है और ऐसे लगा जैसे पता नहीं वो क्या फतह कर, कश्मीर फतह करके आ गए हैं। नारेबाजी हुई, क्लैपिंग हुई, और वो बुनियादी तौर पर तो भगोड़े रहे 30 घंटे तक। उनके अपने पार्टी के लोगों को नहीं पता था। KP असेंबली में सुबह से इजलास शुरू नहीं हो पाया उनकी वजह से, और यही लग रहा था कि जिस तरह पता नहीं उन्हें किसी ने अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है, लेकिन पता लगा कि वो खुद ही छुपे हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस वक्त उन्होंने आके खिताब किया वो भी धुआंधार, तो लग नहीं रहा था कि वो कहीं पर गायब किए गए थे, बल्कि गायब हुए थे, वो खुद छुपे हुए थे। और फिर वो 3 बंदों के साथ KP के हाउस से निकले और पेशावर पहुंचे। ये बात उन्होंने खुद बताई है। वो कहते हैं कि कौम PTI के साथ है और उनके साथ ही खड़ी रहेगी। PTI को जलसा नहीं करने दिया जाता। गवर्नर राज लगाने का शौक भी पूरा कर लें। ये तमाम बातें की गई हैं उनकी जानिब से जब वो KP की असेंबली में पहुंचे। इजलास के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा है, लेकिन इससे पहले वो कहां पर थे, ये एक मुअम्मा है जो अब तक हल नहीं हो पाया। हमारे साथ हैं मौजूद जुल्फ़िकार राहत, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपको वेलकम टू। सर, आपसे ही जानते हैं सारी सूरत हाल पे आप क्या कहते हैं, जिस तरह से गायब हुए और फिर जिस तरह से उनकी एंट्री हुई है, उनके लिए क्लैप किया जा रहा था, नारेबाजी की जा रही थी, और फिर उनकी धुआंधार ये स्पीच। देखिए जी, गंडापुर को पूरे सोशल मीडिया के ऊपर घेरा जा रहा है। पूरे PTI के वर्कर्स उनकी क्लास ले रहे हैं और मीडिया भी क्लास ले रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो स्क्रिप्ट उनको दिया गया था वो स्क्रिप्ट उन्होंने पूरा किया। असल में PTI की जो लीडरशिप है मोस्टली कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इसलिए बानी PTI किसी पे बिलीव नहीं करते, किसी पे यकीन नहीं करते। उन्होंने गंडापुर को बुलवा के एक स्क्रिप्ट दिया था, और स्क्रिप्ट ये था कि आप वहां से लोगों को मोबिलाइज करेंगे पेशावर से, और मैक्सिमम लोगों को पूरे पाकिस्तान से बुलाएंगे, आप इस्लामाबाद तक लेके जाएंगे। रास्ते में पूरी तरह से फाइट होगी, लड़ाई होगी, लोग मुश्तिल होंगे, और जब बी चौक आप पहुंचेंगे तो वहां से आप मुबैना तौर पर गायब हो जाएंगे। और गायब होने के बाद ये कहा जाएगा कि जिस एस्टेब्लिशमेंट ने उनको अगवा कर लिया है, और उसके बाद ये सारा जो क्राउड है ये सारा का सारा मुश्तिल होगा, और मुश्तिल होकर ये डायरेक्शनलेस हो जाएगा, और उसके बाद ये पार्लियामेंट के ऊपर या कहीं भी चढ़ाई कर देगा। जुल्फ़िकार साहब, ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर है अगर ये आपकी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या PTI के कारकुनान भेड़ बकरियां हैं जो उन्हें मौके पे जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, और फिर वो मार भी खाते हैं, डंडे भी खाते हैं, जेलों में भी जाते हैं, और उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाता? जी, इस तरफ जरूर आते हैं। मैं अपनी खबर मुकम्मल कर लूं। जी जरूर। उसमें ये था
कि जब ये पता चलेगा, कारकुन ऑलरेडी चूंकि लड़ रहे होंगे फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ, ऑलरेडी शेल खा रहे हैं, ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा गुस्से में और हाइपर हुए हुए हैं। तो जब उनको ये पता चलेगा, ये खबर वहां मिलेगी, लीडर वहां पे होगा कोई नहीं, तो वो फौरी तौर पे ये करेंगे कि वो रिएक्शन देंगे और मुख्तलिफ इमारतों के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो मूव करेंगे और वहां पे लड़ाई झगड़े होंगे और वहां पे सारी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होगी। और उसके बाद इंतजामिया मजबूर होगी बानी पीटीआई से रब्ता करने के लिए डयाला में, और फिर वहां से इंतजामिया से और गवर्नमेंट से और पाकिस्तान के अदारों से अपनी बात मनवाई जाएगी और जो कंडीशंस हैं उनके सामने रखी जाएगी कि ये जो वर्कर्स हैं इनको सिर्फ कंट्रोल बानी पीटीआई कर सकते हैं और ये किसी के कंट्रोल में है नहीं। ये था तो बेसिकली प्लान। जुल्फिकार साहब, किसी हद तक तो हमने देखा कारकुनान मुश्तैल हुए भी, पकड़ दकड़ भी हुई, शेल भी गिराए गए, लेकिन जो सूरत हाल वो क्रिएट करना चाहते थे, पीटीआई का जो मौक़िफ़ था, जो वो लेकर चल रहे थे, मेरे ख्याल में वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आया, जिसकी वजह से फिर ये वापस सामने आ गए। जो इन्होंने खुद को रुपोश किया हुआ था, फिर खुद ही ने सामने आना पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली हुआ ये कि उसके बाद सारे लोग चूंकि डायरेक्शन लेस भी थे, सारे वर्कर है उनको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा था, लीडर लेस भी थे। इन्होंने चंद घंटे वेट किया, लेकिन जो वर्कर हैं अब वो इतने बाशऊर हो चुके हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर टोटली कनेक्टेड होते हैं कि एक सेकंड का उनको सबको पता होता है। तो उन्होंने कोई इस तरह की वायलेंस नहीं की जिस तरह की तवक्को की जा रही थी कि वो पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएंगे, अदारों के दफ्तरों में घुस जाएंगे और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन जुल्फिकार साहब, ये पहली बार तो नहीं था, ये 2 बार पहले भी रिसेंट पास्ट में हो चुका है। इसी तरह से वादा खिलाफी की गई, कारकुनान को आगे किया गया, खुद नहीं पहुंचे गए, ये कहा गया कि ये रुकावटें थी, हम नहीं पहुंच सके। ना सिर्फ गंडापुर साहब बल्कि दीगर तमाम लीडरशिप भी। तो ये इसी तरह से चलता रहेगा, हर बार ये रिपीट होगा मामला? देखिए जी, पीटीआई का जो वर्कर है उसने तो साबित किया, हर बार साबित किया, और लीडर्स मोस्टली कॉम्प्रोमाइज हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा। अब बानी पीटीआई कहते हैं कि जी मेरा वर्कर मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे नैरेटिव पे चल रहा है और मेरे लीडर्स उसको लेकर उस तरह से नहीं चल रहे। अब जी कल की भी, परसों की जो सूरत हाल थी, गंडापुर साहब जब गायब हुए तो उन्होंने कहा कि जी देखें, वर्कर वहां पे अगर मुश्तिल हो गए और अगर आप लोग कहते हैं कि जी इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दे, पार्लियामेंट के अंदर घुस जाए या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करें, तो एक चीफ मिनिस्टर उसको लीड कैसे कर सकता है? कोई भी लीडर जो इलेक्टेड एमएनए है, सेनेटर है या चीफ मिनिस्टर है, वो ऐसी सिचुएशन को लीड करेगा तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। अगर डायरेक्शन लेस या लीडर लेस वर्कर कुछ करते हैं तो उसमें जस्टिफिकेशन की गुंजाइश होती है। तो लिहाजा वर्कर अब हो गए सियाने, वर्कर्स ने भी वो काम नहीं किया जो उनसे करवाने की कोशिश की। उसकी भी वजह ये ना, लेकिन वर्कर इसका जिस तरह से हमने 9 मई का वाकया देखा, पीटीआई जी जुल्फिकार साहब, जिस तरह 9 मई का वाकया गुजरा तो डिसऑन कर दिया गया। वर्कर्स ने तब पीटीआई के साथ बड़ा अपनी मोहब्बत का, वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया और जिस तरह से उन्होंने तोड़ फोड़ की है, जलाओ घिराव की है, और उसके बाद पीटीआई की जानिब से उन्हें बिल्कुल डिसऑन कर दिया गया कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे हमारा कोई ताल्लुक वास्ता है ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको डिसऑन किया जाना उनको समझदार बना गया। इस बार अवाम ने वो वाला रिएक्शन नहीं दिया जो कि एक्सपेक्टेशंस थी। अब आने वाले दिनों में क्या समझते हैं, ये वर्कर्स उनके साथ निकलेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब का तो मौक़िफ़ अब तब्दील है, वो कहते हैं कि मेरे लीडरान जो है वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरी अवाम मेरे साथ खड़ी है, वो मेरे नैरेटिव के साथ चल रही है। अवाम समझदार हो गई है अगर, तो क्या अवाम फिर से निकलेंगे, अगले किसी जलसे में इनका साथ देंगे? मुश्किल लगता है जी। वर्कर्स ने इतने बार धोखे खाए हैं और अब मुझे लगता है कि वर्कर उस मोटिवेशन के साथ, उस कमिटमेंट के साथ नहीं निकलेंगे। लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई जब लोगों को कहेंगे, लोग थक चुके हैं, गुर्बत से ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। ये नौजवान है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बेचारे जॉब्स के ऊपर है, ये मिडिल क्लास है, ये सारी की सारी मिडिल क्लास जिस तरह बेचारी मोबिलाइज होती है पूरे पाकिस्तान से, वो निकलते हैं किराया जेब में डाल के, घर से पैसे लेके। ये कोई नान वाले या बिरयानी वाले लोग तो है नहीं, ये सारी मिडिल क्लास है और अब मिडिल क्लास की बस हो गई है। इनको इतनी बार यूज किया गया और रिजल्ट जीरो है। अच्छा जुल्फिकार साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये सारा, लोग ये समझ रहे हैं कि लोगों को, वर्कर्स को अपने ये सारा प्लान बानी पीटीआई के दरमियान और अल-यमीन गंडापुर के दरमियान तैयार हुआ। ये तमाम लीडरशिप इससे बाखबर थी, उनके इल्म में था, और ये सब ड्रामा हो रहा था जो मीडिया पे आके मुतालबा हो रहा था कि केपी के सीएम को सामने लाया जाए, उनको रिलीज किया जाए। बानी पीटीआई और अल-यमीन गंडापुर और कुछ और लोगों के दरमियान ये तय था, इसीलिए तो कोई लीडर वहां वर्कर्स के अंदर पहुंचा नहीं।
क्योंकि सारों को ख्याल था कि वर्कर जो है इस इतला के बाद कि अली मोइन गंडापुर को अगवा कर लिया गया और केपी हाउस पे हमला हो गया, इसके बाद रिएक्शन देंगे, और जब रिएक्शन देंगे तो जो लीडर भी वहां पे मौजूद होगा उसके ऊपर ब्लेम आएगा। तो इसलिए लीडर सारे छुप गए, लीडर गायब हो गए, और उसके बाद वर्कर्स ने भी उस तरह की सिचुएशन नहीं दी। वर्कर परेशान हो गए, बजाय इसके कि वो आगे मूव ऑन करते, वर्कर परेशान हो गए, अपसेट हो गए, और वहां से वापसी उन्होंने कुछ वर्कर्स ने शुरू कर दी और वो पीछे हटना शुरू हो गए। जुल्फिकार साहब, तो बाकी वो लीडरशिप काम भी उल्ट नजर हो नहीं गया आई। जो प्लान था। क्या उन्हें भी कोई टास्क क्योंकि सौंपा गया वहां था? पे उनका ख्याल था कि जो लीडरशिप भी वहां पे होगी तो वहां पे इस तरह का बलवा होगा या इसके लॉजिस्टिक्स होगी, तो उसमें उनके ऊपर ब्लेम आएगा जी फलाना लीडर वहां पे मौजूद था। तो कोशिश की मैक्सिमम के लीडर्स ने कि वो वहां पे मौजूद ना रहें, गायब हो जाए। तो वहां पे वर्कर्स को तनहा छोड़ दिया गया, और वर्कर्स जैसे हालात में वर्कर्स ने सरवाइव किया, ऊपर से बारिश आ गई, तो वो बेचारे ही जानते हैं। और वहां पे मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज देखे, कोई कह रहा है मैं मोटरसाइकिल बेच के आया हूँ, कोई कहता है मैं साइकिल बेच के आया हूँ, एक बंदा कह रहा था मैं मुर्गियां अपनी 2-3 थी वो बेच के आया हूँ, अपनी जेब में किराया डाल के आया। तो अब इस तरह के लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, और बेचारे मिडिल क्लासी हैं, और उनका लीडरशिप ये अरबपति जो है इम्तिहान ले रहे हैं। ये सारी की सारी जो एलीट है, ये अरबपति, ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये यहाँ पे आके वर्कर्स को बेवकूफ बनाते हैं, नारे लगाते हैं, और उसके बाद जाके सेफ हाउस में सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, और पाँव पड़ते हैं अदारों के। तो इस तरह से तो आपको लगता है कि जुल्फिकार साहब अब अब ये एहतजाज के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है? क्योंकि एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि एससीओ समिट के मौके पे, कॉन्फ्रेंस के मौके पे ये सब कुछ ना हो, ये एहतजाज या ये पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए। तो अब ये इवेंट भी आपको लगता है कि सुकून से गुजर जाएगा, और फ्यूचर में भी इस वक्त जो कॉल दी जाएगी बानी पीटीआई की तरफ से या पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से, उस पर लबैक नहीं कहेगी जो फैन फॉलोइंग है उनकी या उनके कारकुनान है? देखें जी, जो बानी पीटीआई चाह रहे हैं वो लीडर्स के बगैर नहीं हो सकता। और बदकिस्मती ये है कि जो लीडर्स हैं उनको वो इनकलाब की बात तो कर रहे हैं, बानी पीटीआई भी इनकलाब की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि इनकलाब जो लफ्ज है उसका मफहूम क्या है और उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे इनकलाब आता है वहां पे पूरी तैयारी होती है, एक फसल पूरी तैयार करनी पड़ती है। यहाँ पे तो लग रहा है जुल्फिकार साहब के इनकलाब वर्क फ्रॉम होम के जरिए लाने की कोशिश की जा रही है। अब बस कुछ इस तरह का ही इनका ख्याल है कि सोशल मीडिया के ऊपर बदतमीजी कर लें, गालियां दे दें तो इससे इनकलाब आ जाएगा। इससे इनकलाब नहीं आया करता। आप मुझे बताएं कि बांग्लादेश में किसी ने कोई हवाई फायरिंग की है, किसी ने कोई सुल्तान रही की तरह बढ़ के मारी है? वो एक तैयारी थी, सब सारे लोग ट्रेंड थे, तैयार थे, नजरियाती थे, वो निकले, और चुप करके उस वक्त पता चला कि सिर्फ 40 मिनट मिले हैं हसीना वाजिद को भागने के लिए, और 40 मिनट के अंदर अंदर हर चीज तहस नहस होगी और चीज उल्ट पुलट वैसे भी जुल्फिकार साहब कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो यही हाल पीटीआई का है, हर बार गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल हो ये रहा है कि ये अदारों को मजबूर किया जा रहा है, ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की हवाई फायरिंग करके, इस तरह के बयान दे के, इस तरह की धमकियां दे के, कि शायद अदारे बातचीत करने पे मादा हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि अदारों ने अब डिसाइड कर लिया है, जो कुछ परसों हुआ, जो कुछ पिछले 2-4 दिन से हो रहा है, यानी इस समिट के मौके पे जब बाहर से गेस्ट भी आए हुए थे, फिर भी स्टेट ने आगे से असर्ट किया और स्टेट ने आगे से रिएक्ट किया। और देखें, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, एहतजाजी तहरीकों की एक हिस्ट्री है, बिल्कुल कोई लंबी चौड़ी तारीख है और ये सिलसिला जारी है। जुल्फिकार आप साहब, हमारे पास वक्त की कमी है, आपसे इंशाल्लाह दोबारा रब्ता करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। और एक अहम मामले में धमाके का, इस पर भी बात करते हैं, जहां पे 3 गैर मुल्कियों को हलाक किया गया और 17 से ज़ायद जख्मी भी हुए हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और कराची में एक जो हादसा पेश आया, एयरपोर्ट के करीब धमाका, खुदकुश करार, और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक एयरपोर्ट के करीब धमाके में तकरीबन 70 से 80 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। और बताएं आपको कि जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवानगी के एरिया में ये धमाका हुआ, जिसमें गैर मुल्कियों के वफ्द को निशाना बनाया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि
जी हाँ, 3 इसमें हलाकतें हुई हैं, 17 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे औरंगज़ेब जब्बार से। औरंगज़ेब जब्बार, इस वक्त तहकीकात में बताया जा रहा है कि खुदकुश धमाका था। बुनियादी तौर पे किस तरह से हिट किया गया खुदकुश बमबार की तरफ से काफिले को? जी देखिए, अभी तक जो तहकीकाती इदारों के ज़रिए सामने आया है उसके मुताबिक ये जो गुज़िश्ता रात एयरपोर्ट पे धमाका हुआ है, इसमें जो है वो मुमकिन तौर पर एक गाड़ी के ज़रिए जो है वो गैर मुल्कियों के वफ्द को निशाना बनाया है। जब ये एयरपोर्ट से जो एग्ज़िट लेके आ रहे थे, मेरे पीछे आप इस वक्त जो रोड देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट से बाहर आने वाली रोड है और इसी के बिल्कुल सामने जो है वो जाए वकुआ है, जहाँ पर जो है वो गाड़ी से गुजरने वाले गैर मुल्कियों को जो है वो निशाना बनाया गया है। और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो उसने अपनी इनिशियल रिपोर्ट एक तैयार की है, जिसमें कमर्शियल मवाद तक जिसका वजन तकरीबन 70 से 80 किलोग्राम बताया जा रहा है। औरंगज़ेब जब्बार, 70 से 80 किलो किस तरह का धमाका खेज मवाद था? ये तो बहुत बड़ी मिकदार बताई जा रही है। क्या RDX था या किस तरह का मटेरियल था गाड़ी में? देखिए, ये जो डिवाइस बताई जा रही है वो व्हीकल जो है वो डिवाइस है VBID, उसके ज़रिए जो है ये धमाका किया है। लेकिन अभी हतमी तौर पे जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि ये कार में जो है वो VBID नस्ब था या फिर जो है वो मोटरसाइकिल में। ये जो धमाका खेज मवाद का हजम बताया जा रहा है 70 से 80 किलो, ये मुमकिन तौर पर इसको मिला के बताया जा रहा है। जब ये बारूदी गाड़ी जो है वो ऑयल टैंकर से टकराई है, उसके बाद जो है वो तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर तकरीबन 12 गाड़ियाँ जो है वो मुतासिर हुई है, जिसमें से 3 जो है वो मुकम्मल औरंगजेब जिस एरिया में जो है वो जल जिस जगह पर औरंगजेब ये धमाका हुआ है वहाँ पर सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट होती है, तो वहाँ पर क्या गाड़ियों को चेक नहीं किया गया? ये गाड़ी वहाँ तक पहुँची कैसे है? सिक्योरिटी लैक है बहुत बड़ा, किस तरीके से ये गाड़ी वहाँ तक पहुँची है? जी देखिए, ये अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस एरिया में जो है ये हाई सिक्योरिटी जोन है और ये एयरपोर्ट का हुदूद है। लेकिन अगर रोड क्रॉस कर ली जाती है तो ये फिर एयरपोर्ट की हुदूद ख़त्म हो जाती है। और लेकिन अगर बात की जाए तो गैर मुल्कियों के साथ जो है वो उनकी अपनी प्रोटेक्शन होती है, जो सिंध पुलिस की जानिब से फराम की जाती है, वो भी जो है वो उनके साथ थी, जिसमें जो है वो ये देखा गया कि रेंजर्स और पुलिस के जवान भी 17 लोगों के साथ जो है वो जख्मी हुए और उसमें 3 गैर मुल्की जो है वो। अच्छा औरंगजेब जब्बार, 3 अफराद इसमें हलाक हुए हैं, क्या इसमें खुदकुश बमबार भी शामिल है और क्या उसकी शनाख्त से मुतल्लिक कुछ बताया गया? कौन था, किस तंजीम से उसका ताल्लुक था? इस बारे में कुछ मालूमात मिली अभी तक? जी देखिए, मालूमात जो है वो यही गर्दिश कर रही हैं कि ये BLA की तरफ से जो है वो इस धमाके की जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन अभी तक जो है वो ऑफिशियली जो है वो इस बात की कोई तस्दीक नहीं की गई है। अलबत्ता सोशल मीडिया पे ही जो ये कलदम तंजीम का जो मीडिया ग्रुप है उसमें जो है वो फिदाई की जो है वो तस्वीर और वीडियो भी जारी कर दी गई है। लेकिन अभी तक ये देखा जा रहा है कि सरकारी हुक्काम जो है वो इस बात को जो है वो ना ही तस्दीक कर रहे हैं ना ही इसकी तस्दीक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। औरंगजेब जब्बार हमें बता रहे थे अफसोसनाक वाक़या है। जो कॉन्फ्रेंस के मौके पर गैर मुल्कियों को एयरपोर्ट के करीब कराची में निशाना बनाया जाना एक सवालिया निशान है। इस सिक्योरिटी लैब्स भी कहा जा सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ज़िम्मेदारों को न सिर्फ ट्रेस आउट किया जाएगा बल्कि कैफरे किरदार भी पहुंचाया जाएगा। पहले से किस तरह की सूरत हाल बिल्कुल। अगले इशू पे पढ़ते हैं। अहम मामला है, आपके इल्म में है कि नॉन फाइलर्स को ये जो टर्म है ये ख़त्म करने का फैसला कर चुकी है हुकूमत। इसके असरात क्या होंगे मुल्की मईशत पर? और इसके अलावा जो बैरियर बॉन्ड्स हैं इनकी वापसी तारीख में इजाफा किया गया है। ये तमाम मामलात यकीनी तौर पर एक आम पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी हैं जानने, वरना आपके लिए पाबंदियां भी हो सकती हैं, आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। तो स्टूडियो में गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हमीदुल्लाह खान साहब। बिल्कुल जी, हमीदुल्लाह खान साहब टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। हमीदुल्लाह खान साहब, जो सूरत हाल इस वक्त एक तो पाकिस्तान में बनाई जा रही है, नंबर बंद कर दिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपके अकाउंट्स जो है वो सीज़ किए जा रहे हैं, ये तरीक़ाकार क्या ठीक है? और जिस तरह से फौरी तौर पर नॉन फाइलर्स को फाइलर बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्या प्रैक्टिकल भी है? पहली बात तो ये बताइए जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इशू ये है कि सबसे जो नॉन फाइलर इसलिए लोग हैं कि ट्रस्ट डेफिशिएंट है। FBR के ऊपर लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि हमारा ना टैक्सेशन सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड और अनकंसिस्टेंट है कि आज एक पॉलिसी होती है तो जब हम सुबह एज ए कंसल्टेंट उठते हैं तो वो पता चलता है कि जी अब कोई नई चेंज आ गई है। तो एक आम आदमी के लिए सिस्टम को समझना और उस पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से लोग इसको अवॉइड करते हैं। तो हमें तो गवर्नमेंट से सबसे पहले तो अपना सिस्टम ठीक करें। अब जिस तरह
डेट बढ़ाई है 14 अक्टूबर तक। जी। आपको मुल्क में इंटरनेट का इशू है, आपके सिस्टम का अपना इशू है, तो आप लोगों को किस तरह फोर्स कर सकते हैं कि लोग due रिटर्न date फाइल में ही नहीं करें। कर पा रहे हैं, आपका तो सिस्टम जब आप बैठा हुआ है। रिटर्न यानी हम एज ए कंसल्टेंट हम बैठे होते हैं जी, एक रिटर्न पे जो है ना हमारा बार बार डाटा हम लोड कर रहे हैं, खत्म हो ये रहा है। ट्रस्ट इशू जो exit है हो रहा खान साहब किस तरह से बहाल किया जाए, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को जो अभी तक वो नहीं कर पा रही? सबसे पहले जब शबर जैदी साहब आए थे, हमने प्रपोज किया था कि टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग कंसल्टेंट बने हुए हैं, ज़ाहिर है उनकी एक जॉब है कि वो टैक्स रेवेन्यू की प्लानिंग करें, उसकी कलेक्शन करें, ना कि उनका काम है कि वो लोगों की रिटर्नें भरें और उसके पैसे लें। बिल्कुल। सबसे बड़ा इशू ये है कि टैक्स डिपार्टमेंट खुद कंसल्टेंट बना हुआ है और वो लोगों को फोर्स करते कि आप टैक्स एवेशन कर, टैक्स ना जमा करें, हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब यानी एज ए कंसल्टेंट मेरे पास अगर 200 केस है ना, तो जो टैक्स डिपार्टमेंट में एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा बैठा है उसके पास 2-2 हज़ार केस हैं। अच्छा, तो ये किस तरीके से टैक्स से बचाया जाता है उन लोगों को, और उनकी जगह पे क्या फाइल किया जाता है? उनकी गलत रिटर्न फाइल की जाती है एट द एंड। तो अगर ये सिस्टम काफ़ी यानी जिस तरह अब आर्टिफिशियली AI के ऊपर लेके जा रहे हैं, और अब जो रिटर्नें जैसे ड्यू डेट ख़त्म हो जाएगी तो AI के ज़रिए इन सारों रिटर्नों को सुकनाइज किया जाएगा। और इस वक्त तकरीबन 45% के करीब जो बिल्कुल नील रिटर्न जमा हुई हैं, 2.7 मिलियन, 4.4 में से 2.7 वो हैं जिन्होंने सिर्फ नील रिटर्न जमा की है। वो इसी तरह जो FBR के कंसल्टेंट बने हुए हैं, या इस तरह जो बिल्कुल जिनको जो कि अवाम को उन बड़ी बड़ी मछलियों को फायदा पहुंचा पहुंचा वैसे कहते हैं बाजी आ जाओ आपको फाइलर कर देते हैं, अपनी गाड़ी लेने फायदा हो जाएगा, टैक्स किसने अच्छा, ये नॉन फाइलर की टर्म कहते हैं कि जी खत्म करने जा रहे हैं, इसका फायदा होगा मीशत को, आपको लगता है? ईशत को कोई भी फायदा इसका इस सेंस में नहीं हो सकता कि लास्ट अगर आप देख लें 8 to 9 ईयर से FBR खुद कह रहा है कि जी हमारे पास 14 मिलियन लोगों का डाटा है, 14, तो उसको क्यों नहीं एक्सरसाइज किया गया? जब हमारे पास डाटा अवेलेबल है, आपके पास बैंक से डाटा अवेलेबल है, आपके पास क्रेडिट कार्ड का डाटा है, आपके पास यूटिलिटीज़ का डाटा है। अच्छा, ये खराबी कहाँ पे है खान साहब? क्योंकि हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं है। हर बंदा जब मेरे ख्याल में बच्चा पैदा होता है उसकी एक प्रोफाइल होती है, और जो उसके ज़िम्मे बनता है वाजिबुल अदा वो पे करते हैं, और जो गवर्नमेंट को उसे देना है वो उसके खाते में आता जाता है। यहाँ पे तो 25 करोड़ अवाम है, और जो टैक्स देने वाले हैं वो चंद मिलियन है, मेरे ख्याल में 3 से 4 मिलियन है। तो ये किस तरह से मुल्क चल रहा है फिर? अगर आप देखें ना, तकरीबन मुशर्रफ दौर से आज तक ना ऑलमोस्ट हमारा टैक्स टू GDP 10% से ऊपर नहीं जा सका। इतने लोग आए, उसकी वजह क्या है कि हमने अपने जो लोग हैं, कम्युनिटी है, उसको ना तो एजुकेट किया, ना उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ाया। अब टैक्स ऑफिस में आप चले जाएं, ऐसे लगता है कि कोई पता नहीं वो क्या हो जाएगा मेरे साथ, वहाँ पे इन्वायरमेंट ही नहीं है। एक लोगों को आप इन्वायरमेंट दें, कंफर्ट दें, लोग आपके पास आएँ, उनको एजुकेट करें, उनको बताएं कि इसका क्या बेनिफिट है, कानूनी पे क्या, मुल्क के लिए क्या है, आपको क्या बेनिफिट होगा। खान साहब, एक चीज़ ये भी है कि जब हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं तो वो इतने रेगुलेट इदारे हैं कि उनका अगर आप ID कार्ड नंबर या कोई भी ऐसी आइडेंटिफिकेशन जो उनकी है वो आप नंबर डालते हैं तो उनका पूरा डाटा आपके पास आ जाता है। हमारे यहाँ अगर हम कहते भी हैं कि आप हमारा डाटा चेक कर सकते हैं तो डाटा आता ही नहीं है। हमारे इदारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये वजह है, या फिर हमारा सिस्टम ही बहुत बैठा हुआ है, सुस्त है, कि उसकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो, जो अगर कोई आम बंदा छुपाना चाहे वो आराम से छुपा सकता है, डाटा आता ही नहीं है। नहीं, जिस तरह IRS 2 को लॉन्च किया गया ना, तो वो चेयरमैन साहब ने सिर्फ अपनी तख्ती लगाने के लिए जाते हुए उसको चेक ही नहीं किया, उसको QA नहीं हुआ, क्वालिटी एश्योरेंस नहीं हुई कि उसमें जो डाटा हम डालेंगे उसका आउटपुट वही आएगा। तो वो जाते जैसे सिर्फ अपनी तख्ती नाम की लगा गए कि जी मैं IRS 2 लेके आया हूँ। जब इस किस्म के फैसले होंगे, अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं, बार बार उसमें गलतियाँ होती हैं, रिटर्न कभी कोई चीज़ फंस जाती है, कभी कोई होती है, सेल टैक्स रिटर्नों की डेट बढ़ती है, और दूसरा है कि इदारे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना ही नहीं चाहते हैं, एक दूसरे पे उनका ट्रस्ट ही नहीं। अच्छा, हमीदुल्लाह खान साहब, ये जो बैरियर बॉन्ड्स की तारीख वापसी में तौसी की गई है, इजाफा किया गया है, इसके पीछे हिकमत अमली लग रही है गवर्नमेंट की आपको? असल में अभी तक जो जितने इशू हुए हैं ना, वो काफ़ी सारे हैं जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए। इसमें 2 किस्म के बॉन्ड हैं। एक ओपन बॉन्ड है जो कि 100 रुपये से आपका तकरीबन वो है 1500 रुपये तक। 4 किस्म के बॉन्ड हैं, 100 का है, 200 का, 750, 1500 का। वो ओपन बॉन्ड है, वो रजिस्टर्ड नहीं होते। जो बड़े लेवल के बॉन्ड हैं, 7500 से 40,000, 25,000 वाला, 30,000 वाला, 40,000 वाला, वो 4 बॉन्ड है, 7,500 है, 15 है, 25 है, 40,000 है। वो अब रजिस्टर्ड कर रहे हैं। वो रजिस्टर्ड ये है कि आपके ID कार्ड के ऊपर होगा। अच्छा,
इवन गुम भी हो उसका ये फायदा है कि अगर आपसे लॉस्ट हो गया तो आपको कोई लॉस नहीं है, वो एक पेपर है लॉस्ट हो गया वो आपके नाम से आपका रिकॉर्ड होगा, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। उसमें अभी तक जितने यानी स्टेट बैंक ने इशू किए हुए हैं, क्योंकि ये गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो जितने इशू हुए हैं आज तक अभी वो रिवर्स उसकी ना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी है। तो वो बार बार लास्ट 2 साल से देखें तो वो बार बार जैसे ड्यू डेट आती है तो फिर 3 महीने जो है ना डेट बढ़ जाती है। तो उसको या तो है कि किसी एक कट ऑफ डेट जो ले लें उस पर फिर ख़त्म करें, बजाय इसके डेटें दें तो वो लोगों का भी एक हैबिट हो जाती है कि डेट तो बढ़ी जानी है। बिल्कुल ठीक है। टैक्स रिटर्न में भी पिछले अगर साल से देखा जाए हर साल रिटर्न की डेट बढ़ती है। कुछ तो सिस्टम इशू है, कुछ हमने लोगों को कंफर्ट दे दी कि जी खैर यार कुछ नहीं होता, ठीक है। हम बार बार कहते रहते हैं तो क्लाइंट कहता है कि कोई नहीं यार डेट बढ़ जानी, अब क्यों फिक्र कर। डेट इस बार भी बढ़ाई गई है। बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह खान साहब, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। और जल्द से अपनी रिटर्न जमा करवाइए, 14 तारीख आखिरी है, वरना आपको मसाइल का मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और अब नाज़रीन आगे बढ़ते हुए उस अहम मुद्दे पर बात करते हैं जिस पे न सिर्फ बात करने की ज़रूरत भी है और जिसके लिए बाकायदा इकदाम भी बहुत ज़रूरी है। लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है और इस दिन के मनाने का मकसद भी फ़लस्तीनी भाइयों को ये पैगाम देना है कि हम उनके साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो और हाफ़िज़ नईम से मुलाकात के बाद ये दिन मनाने का फ़ैसला किया गया था। और आज यौम यकजहती फ़लस्तीन के मौके पर मुल्क भर में इजराइली जुल्म सितम के ख़िलाफ़ इज्तिमात होंगे, सेमिनार्स होंगे और जो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा कि ये जुल्म, ये तमाम बर्बरियत रुकनी चाहिए। बिल्कुल, और इसी पर बात कर लेते हैं। जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या दिन मनाना काफ़ी होगा, क्योंकि अब तो 1 साल हो गया इस बर्बरियत को, 41,000 से ज़ायद मासूम औरतें, बच्चे और आम शहरी इसका निशाना बन चुके हैं। स्कूलों को, अस्पतालों को भी इसमें बख्शा नहीं गया। और अब ये जंग सिर्फ फ़लस्तीन या गज़ा तक महदूद नहीं है, इसमें यमन, इसमें लबनान, इसमें ईरान को भी घसीटा जा रहा है और पाकिस्तान के पड़ोस तक पहुंच चुकी है। क्या कुछ होना चाहिए था हमारी साइड से जो अब तक नहीं हो पाया? जी हाँ, पहली बात तो ये है कि यौम यकजहती एक अच्छी शगुन है, एक अच्छी बात है, एक अच्छा कदम है, लेकिन ज़ाहिर है उससे प्रैक्टिकल इक़दामात जब तक ना हो उस वक्त तक उसके समरात नहीं मिल सकते हैं। पाकिस्तान जो अपने इतने दूर रह के फ़लस्तीन से अपने तई क्या कर सकता था, OIC की मीटिंग में पाकिस्तान ने ज़ोरदार तरीके से बातचीत की। उसके अलावा जब अक़वाम मुत्तहिदा में साइड लाइन पर मीटिंगें वगैरह हुई उसमें बड़े ज़ोरदार तरीके से बात की और अच्छे बयान दिए। लेकिन जब पूरी दुनिया के जितने भी 57 ममालिक हैं OIC के, उन तमाम के सरबराहों ने बयानात में तो कमी नहीं की, बयानात अच्छे दिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। तो OIC ने जब कोई काम नहीं किया, अगर सिर्फ पाकिस्तानी तमाम OIC का बीड़ा उठा ले तो पाकिस्तान में इस वक्त इतनी सकत नहीं है। अगर इसके प्रैक्टिकली अंदाज में देखा जाए, जज्बाती अंदाज में देखा जाए तो खैर ठीक है, पाकिस्तान तो दामे दरमे सुखने सर पे कफन बांध के इस फ़लस्तीन के कॉज के लिए तैयार है हमेशा। हाँ सब, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अगर खड़ा हो जाए तो पाकिस्तान अकेला ये सब कुछ कर दिखाने की सकत नहीं रखता, लेकिन फिर किया क्या जाए? क्योंकि अगर इस वक्त हम देखें तो इजराइल जिस तरह से जंगी जुराइम का मरतकब हो रहा है, पिछले एक साल से उसने उन मकाम को भी निशाना बनाया जो कि जंग के दौरान भी मना किए गए हैं। वो स्कूल हो गए, वो पनाह गज़ीन हो गई, वो अस्पताल हो गए, उनको भी निशाना बनाया गया, बच्चों को, ख़वातीन को निशाना बनाया गया। तो इसको रोकेगा कौन? फिर पाकिस्तान तो सिर्फ इज्तिमात कर सकता है, एहतजाज कर सकता है, कॉन्फ्रेंसेस कर सकता है, इसके लिए कौन इक़दाम करेगा? पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता था अगर पाकिस्तान अपनी उसी हैयत में रहता और उसी शक्ल में रहता और उसी ताकत और कुव्वत के साथ रहता और वही माशी हालत होती, वही सकाफती हालत होती। पाकिस्तान ने अपनी माशी हालात का जो बेड़ा गर्क कर लिया है। पाकिस्तान पहले तो अपनी यकजहती पे वो रखे ज्यादा जोर, क्योंकि कोई मुल्क भी उस वक्त दूसरे मुल्क की मदद कर सकता है या दूसरे वजूहात और कॉजेस की मदद कर सकता है जब वो खुद अपने अंदर मजबूत हो। आपकी फॉरेन पॉलिसी उतनी ही मजबूत है जितने आप अंदर अपने मुल्क में मजबूत है। तो पहले तो अपनी यकजहती, फलस्तीन की यकजहती के साथ साथ अपना ये एक मुसम्मम इरादा करे कि पाकिस्तान
पाकिस्तानी कौम अपनी यकजाती पहले पूरी करे, ताकि दुनिया अक़वाम पाकिस्तान पर वो बड़ी भरोसा और बड़ी उम्मीद रखती है। फ़लस्तीनी भाई हमारे और बहनें हमारे, फ़लस्तीनी जितने भी वहाँ अफ़राद हैं, वो हमसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने ही फ़लस्तीन का उस वक़्त से काज़ उठाया हुआ है, हम शुरू से उठा रहे हैं काज़। लेकिन उसके लिए मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं, या 57 ममालिक जो ओआईसी के हैं, ख़ास तौर पर जिनके चार्टर में दिया हुआ है, जिसके चार्टर के वो प्रियम्बल आपकी में बात दिया हुआ बिल्कुल है, और 100% चार्टर दुरुस्त है खान साहब, लेकिन खुद मुख्तारी और खुद कफील होना कितना ज़रूरी है? जब हम उन्हीं के IMF से कर्जे लेंगे, जब हम उन्हीं के शराइत पे अपने मुल्क को चलाएंगे, तो फिर हमारे इत्तेहाद से या हमारे मुत्तहिद होने से भी कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं यही आपसे बयान कर रहा था चंद लम्हे पहले कि अपनी मजबूती का मतलब ये है कि आप अपनी मईशत को और अपनी ताकत, अल्लाह के फजल से हम पर बड़ी है, हमारे पास बहुत है, और हमें इस ताकत की हिफाजत के लिए, इसकी पासदारी के लिए, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमें अपने आप को यकजा करना होगा, ताकि मईशत, हमारा इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का मसला सिक्योरिटी नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला मईशत है। नंबर 1 बिल्कुल मसला ठीक। हमारा नेशनल सिक्योरिटी मईशत है। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमें जो जौहरी कुव्वत दी है, हमारी तरफ मैली नज़र से कोई नहीं देख सकता है। आप देखें कि ईरान के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वैसे चलें, कल उधर से भी एक खबर आई है, वो भी शेयर कर लेते हैं थोड़ी तो देर में। तो खान इस साहब, वक़्त क्या मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान इस मौके पर खड़ी होगी? क्योंकि इस बर्बरियत को 1 साल गुजर गया, इस वक्त हज़ारों लाखों बल्कि जानें चली गई बेगुनाह शहरियों की वहाँ पर, तो अब क्या इसको रोका जाएगा? मुस्लिम उम्मा खड़ी होगी, या उनकी तरफ से भी हम यही देखें कि वो भी बेहिसी का निशाना बनेंगे, बेहिसी का शिकार हो जाएंगे और वो नहीं उठेंगे? न सिर्फ बेहिसी बल्कि सरासमी का शिकार हुए हैं। वो दुबके दुबके से, सहमे सहमे से, डरे 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 से हुक्मरान, आवाम बड़ी निकली है। देखिए, न सिर्फ मुस्लिम ममालिक में बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक में, वेस्ट में आवाम बड़ी निकली है। लेकिन जो हुक्मरान वहाँ की हैं, वो जियो पोलिटिकल अपनी तरजीहात की वजह से, और इसराइल की जो अपना इन्फ्लुएंस है, खास तौर पे अमेरिका और उसके एलाइज में, उसकी वजह से वो इज़राइल को ही सपोर्ट करेंगे। अभी मंज़रनामा बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है, क्योंकि जॉन बोल्टन का परसों ही बयान आया है, और उसमें कहा है कि इज़राइल और ट्रंप ने भी कह दिया है कि इज़राइल को ईरान पर जौहरी उनके जो एसेट्स हैं, उस पर हमला करना चाहिए, और ईरान पे हमला महसूस वो ये तो होता हम है सब वो तो हम सब कल वाज़ेह है, अमेरिका का मौक़िफ़ तो वाज़ेह है। अब तो अमेरिका खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो वो इलेक्शंस की वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा हिमायत हासिल है इजराइल की, और वो वोट लेने के लिए ये सब कुछ करेंगे। और अमेरिका ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह रखा हुआ है, ईरान को बल्कि उन्होंने धमकी दिया कि अब वो इजराइल के साथ हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे जमील अहमद खान साहब, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। हम बात करते हैं कि इसको 1 साल गुजर गया, लेकिन किसी के कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी, किसी को इस बात का एहसास ही नहीं है कि वहाँ पर मासूम बच्चे बिलक बिलक कर अपनी जान दे रहे हैं। बिल्कुल, और एक बच्ची का एक नन्ही बच्ची है 10 साल वसीयतनामा भी की, सामने आया और दिल गमगीन कर देने वाली उसकी जो फरियाद है, उसने एक वसीयत की है। क्या वसीयत है, ज़रा आप भी सुनिए। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो प्यारी माँ रोना मत। प्यारी माँ, आपको रोते देखकर दुख होता है। मेरी प्यारी माँ, मेरी चीजें बांट देना, मेरे कपड़े जरूरतमंदों को दे देना। अम्मी जान, मेरी किताबें, कॉपियाँ और खिलौने मेरे कजन्स को दे देना। भाई अहमद पर गुस्सा मत करना, मुझे यकीन है आप मेरी वसीयत का एहतराम करेंगी। 10 साला राशा अल अरीर, और सितम ये हुआ कि 10 साला राशा अल अरीर और 11 साला भाई अहमद इजराइल के फजाई हमले में शहीद हो गए। मतलब दिल को दहला देने वाली ये तहरीर, और जब कोई बच्ची अपने माँ बाप के लिए लिख रही होगी तो माँ बाप के लिए पढ़ना कितना मुश्किल होगा। और जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, उसको हम लोग दुआ करते हैं तमाम हुक्मरानों से, मुस्लिम उम्मा से, कि वो इसको जल्द से जल्द रोकें, ताकि उन बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें, इस बर्बरियत से उन्हें निजात मिल सके। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस का वक्त होता है, दोबारा शामिल होंगे दीगर इशूज़ के साथ हमारे साथ।
नाज़रीन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी, आपके गिरदोना में सब खैरियत से होंगे। और अब का जो टॉपिक है वो आप सबका फेवरेट है और इसमें हम आपको बताते हैं कि आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा। बिल्कुल जी, और आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा ये हम बताते हैं सितारों का हाल देखकर, सितारों के चालें देखकर बताया जाता है कि ये आपका हफ्ता कैसा रहेगा, आपको कारोबार करना चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं, सूदमंद रहेगी या नहीं। हमारे साथ मौजूद है सैयद अजीम जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं। वेलकम टू शो सर। सर पहली बात तो ये कि हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हम पूरा हर हफ्ते हम बताते हैं, जब जो हमारा फर्स्ट डे होता है वीक का, तो हम उसमें बताते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। लोग इस प्रेडिक्शन को लेकर चलते हैं कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए, उन्हें जॉब अच्छी जो मिल रही है उन्हें अवेल करनी चाहिए या नहीं, उन्हें कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, बीमार होंगे तो क्या करना है। तो इन सब के बारे में हम आपसे जानेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि ये किस हद तक सही बैठते हैं। तो सबसे पहले तो सितारों के बारे में हमें बताया जाए फर्स्ट स्टार से कि क्या। जैसे आज मंडे है, आज जो है ना मून इन स्कॉर्पियो है। अच्छा, कॉल्ड कमर द रकरब, सुना होगा कभी या नहीं भी सुना होगा जी। महीने में 30 दिनों में से 2 दिन हमेशा कैसे आते हैं, मून जब स्कॉर्पियो में जाता है ना, वो अच्छे डेज नहीं होते। अच्छा, उसमें शादी, ट्रैवलिंग, कोई नया काम स्टार्ट करना, कोई चीज़ खरीदना बहुत नुकसानदेह होता है। ये कौन से डेज होते हैं, जरा उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। नहीं, वो एक पर्टिकुलर डे नहीं है। जैसे आज मंडे तो हर महीने चेंज होता है। मून जो है ना हर 1.25 दिन एक घर में रहता है। ठीक है। तो जैसे आज मंडे और ट्यूसडे, कल दोपहर को स्टार्ट हुआ है संडे, और अगले 2 दिन तक रहेगा तकरीबन। संडे 2-2:30 बजे स्टार्ट हुआ है, तो आज पूरा कल पूरा रहेगा। 2.5 दिन हो गए ना। इसमें एहतियात ज़्यादा इसमें आप एहतियात करें। मिसाल के तौर पे आपने शादी रखी, तो वो आपने अक्सर सुना होगा यार 5 साल तो इन्होंने लव अफेयर था, साल बाद फारिग। आपने सोचा होगा यार इन्होंने करोड़ों से बिजनेस स्टार्ट किया था, इन्वेस्टमेंट करके डूब गया। अच्छा, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कल दोपहर में स्टार्ट हुआ, दिन किसी ने 1 महीना पहले रखे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। उसका सबसे बेहतरीन तरीका है, आप नेट पे जाएं, ठीक है ना, एक टाइप करें मून इन स्कॉर्पियो इन दिस मंथ, वो आपको बता देगा इस महीने, जैसे अक्टूबर है, किन किन डेट्स में आ रहा है। ठीक है, ये बहुत इजी है अब तो। और ये हर महीने मून स्कॉर्पियो के अंदर आता है, हर महीने आता है 2 दिन, 2.25 दिन, 2.25 दिन। ठीक है, उसमें आपने अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये 2 दिन तो हमें अवॉइड आप शो करने आ रहे हैं, ठीक है, मगर अब आप कहें कि आज मैंने एक नया सेगमेंट, आज मैंने एक मूवी है वो लॉन्च कर रहा हूँ, वो पिट जाएगी। ओके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कोई भी नया शुरू करने वाला काम इन 2 दिनों में नहीं करना आप। बस ये 2 दिन कर रहे हैं। बाकी अब जरा अजीम भाई आ जाए, बारी बारी करके एक स्टार के सपोज जैसे आज एरीज वालों का लेते हैं, ठीक है ना, इस वीक में हम मंडे टू ऑनवर्ड संडे तक लगाए ना। ठीक है। इन दिनों में इनको जो एरीज वाले हैं, इनको एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, और मतलब कुछ होता है, मतलब माली मामला, लेन देन से एहतियात करनी है। अच्छा, ये पहले कल तक, फिर मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स इनका ठीक है, वेडनेसडे ऑनवर्ड्स इनका बिल्कुल वीक अच्छा जाएगा। इनके पास कहीं से पैसे भी आएंगे, ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। टॉरस वालों का भी ये है कि उनको शादी और ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हाँ इस 2 दिनों में। उसके बाद वेडनेसडे ऑनवर्ड्स लेके अगले जितने भी दिन है उनका बहुत अच्छा, उनको बल्कि कहीं डूबी हुई रकम या कोई ब्लॉक्ड अमाउंट भी क्लियर हो सकती है। अच्छा, उसके बाद लेंगे हम जेमिनी वालों का। जेमिनी वालों को चाहिए कि अभी इन्वेस्टमेंट अपनी ये 2 दिन जो है बहुत देखभाल से, एहतियात से करें। ठीक है, नुकसान का अंदेशा है, मगर वेडनेसडे ऑनवर्ड्स फिर इनका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इनका बल्कि कोई शादी का प्रपोजल भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेंगे कैंसर वालों का। कैंसर वालों को बहुत एहतियात करनी चाहिए लव लाइफ में, ख़ासतौर से ये 2 दिन। और इनका स्टमक से रिलेटेड, इनके बच्चों की तरफ से कोई खुदा ना करे कोई अगर चल रहा है तो बहुत एहतियात करें। उसके बाद वेडनेसडे ऑनवर्ड्स टिल नेक्स्ट मतलब पूरा संडे तक इनका भी बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, बल्कि जॉब में कोई बेटरमेंट आएगी। अच्छा, लियो वालों का अगर देखा जाए तो इनको चाहिए कि अब ड्राइव का अगर जो भी कर रहे हैं वो बहुत एहतियात से करें, अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखें, और अगर कोई घर में आप कोई या गाड़ी में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो अवॉइड करें। ये 3 दिन, ये 2 से 3 दिन, 2 दिन बस, संडे मंडे ट्यूसडे। अब हम मंडे ट्यूसडे को एहतियात वाला लफ्ज़ है, उसके बाद क्लियर है कहानी। ओके, सबके लिए। अच्छा जी, किस एंगल से ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाएंगे विर्गो वालों की। विर्गो वालों का कोई गलत स्टेप हो सकता है अगर ये आज और कल में उठाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सोचा यार मैं ये प्रोजेक्ट जैसे हम कर रहे थे ये लॉन्च कर दूं, या ये स्टेप ले लूं,
या ये आज शॉप की ओपनिंग कर दूं, कारोबार कर दूं, ट्रैवल कर दूं तो लॉस होगा। इवन आपने ये बैंडेज भी इन 2 दिनों में नहीं खुलवानी, ठीक है, ये उल्टी पड़ सकती है। नॉर्मल रूटीन नहीं है, नॉर्मल को आप करने दें। नया फैसला। हाँ, अगर ये आज किसी नहीं, आज ही किसी नए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो काम नहीं करेगा। नया डॉक्टर आपने ट्राई नहीं करा। नया डॉक्टर ट्राई नहीं, फिर ये कहेंगे यार लोग तो रश लगा, हम गए तो फारिग, ठीक है होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए लिब्रा वालों का। लिब्रा वालों का ससुराल से और क्या कहते हैं अपने जो बॉसेस हैं जहाँ वो जॉब कर रहे हैं उनसे ये 2 दिन एहतियात करें, उसके बाद उनका भी ठीक है। ओके। उसके बाद स्कॉर्पियो वाले तो इंतहाई एहतियात करें ये 2 दिन। अच्छा, ठीक है, वो तो कोई मैं कहता हूँ बल्कि बिल्कुल ही एहतियात करें घर में। अच्छा, तो उनके लिए पूरा हफ्ता एहतियात नहीं, ये खाली 2 दिन ये। अच्छा, क्योंकि उन पे तो ही मून आता है स्कॉर्पियो में। जब मून जो होता है स्कॉर्पियो में आता है वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब करता है एक्चुअली ना, आपको इमोशंस आपके ख़राब करता है आपके, तो वो उसमें ही तो गलत स्टेप लेते हैं आप। स्टेप जो अच्छा लेना उसी में तो गलत ले लेते हैं जज्बात में आके, तो वो ना लें। उसके 2 दिन बाद वेडनेसडे ऑनवर्ड्स थिंग्स विल बी क्लियर। उसके बाद बारी है सेगिटेरियस की। सेगिटेरियस वालों को चाहिए कि लेन देन में बहुत एहतियात करें। ड्राइव कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, कोई अपना ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको कोई पेपर साइन करना है, वो तो बिल्कुल ही 2 दिन अवॉइड ना करें, उसके बाद करें, वेडनेसडे ऑनवर्ड्स करें। उसके बाद बारी है कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन वाले मियाँ बीवी अगर कोई झगड़ा चल रहा है, कोई डिवोर्स का मसला है, कुछ है, कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो ये 2 दिन एहतियात करें, लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें, उसके बाद ठीक है उनके बाद। एक्यूरियस वालों का देखा जाए तो सेहत का ख्याल करें, ख़ास तौर से आपका स्टमक, ठीक है, उसके बाद वो भी ठीक है उनके बाद। स्पाइसेस वालों का देखा जाए तो लव लाइफ में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़ा, मगर इसको कोई लंबा नहीं खींचिएगा, सिर्फ 2 दिन की होगी, उसके बाद फिर पैचअप हो जाएगा। पहले से डिसाइड कर लें कि लड़ाई करनी भी है तो छोटी 2 दिन बस ये ऐसी किसी बात पे नोकझोंक होगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा। और आउट ऑफ द वे कहीं से पैसा आ सकता है, तो वो अपने सारे जो है ना, लॉटरी लग सकती है। हाँ, लॉटरी या कोई अचानक कोई पैसा कहीं से, या आप बिटकॉइन खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आंखें खुली रखें। आंखें खुली रखें, क्योंकि जैसे ये ट्यूसडे गुजरेगा, वेडनेसडे से आपने ये लग जाना है कहीं से, मौके का फ़ायदा उठाएं। मौके का फ़ायदा उठाएं। अच्छा, अब आ जाए अजीम भाई उस बात की तरफ जिस पे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि आपने ये ओवरऑल बता दिया तमाम सितारों का हाल। अब इसमें ये जो सब पे तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता होगा। अगर किसी को शादी का प्रपोजल आ रहा है या आने की तवक्को है, आप कोई ऑलरेडी शादीशुदा है, तो वो किस तरह से इससे मुतासिर हो सकता है? किसी के पास दौलत आनी है तो क्या सबके पास दौलत आएगी? पास आएगी, exactly। ये सारे मामला जो है, या किसी की तबीयत खराब हो रही है, स्टमक आपने बताया कि क्या सबकी होगी, तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं सारी चीज़ें तमाम स्टार्स पर? ये जो बताए हमने गुफ्तगू की, एक जनरल एस्ट्रोलॉजी थी जी, मून इस घर में होगा, इस घर में होगा, इस घर में होगा, ठीक है ना। इसमें नाम का भी है। आप, योर गुड नेम, आपका नाम? मेरा नाम जुनेद। अब जुनेद हो गया तो कैप्रिकॉन होता है जुनेद नाम से, ठीक है। तो नाम से भी एस्ट्रोलॉजी होती है और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से होती है, टाइमिंग से भी। और टाइम वाली जो है ना, वो बड़ी डेप्थ की एस्ट्रोलॉजी है। डेट ऑफ बर्थ, साल, महीना, हमारे यहाँ क्या होता है, नहीं ये तो नहीं याद, ठीक है। अब जब टाइम ऑफ बर्थ होगा तो असेंडेंट निकलेगा। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, डेट, मंथ और तारीख पता है, साल पता है, तो आपका मून साइन निकलेगा। डेली डे टू डे लाइफ आपकी मून साइन से देखते हैं, ओवरऑल लाइफ आपकी असेंडेंट से देखते हैं। अच्छा, ये बात क्लियर हो? मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, ये भी सितारों की चाल होती है। मून से आपने देखा है जब 14वीं का चांद होता है, समुद्र की लहरें बिल्कुल बहुत तेज, लो हाइट्स, ठीक है, आसमान को छू रही होती हैं, बहुत तो वही आपकी बॉडी में 70% पानी है। जैसे ही मून खराब होगा, आपके इमोशंस देख लेना। आप आज एक दिन आएगा, आपको कोई टॉपिक नहीं होगा, आप बड़ा अच्छे मूड में प्रोग्राम करेंगे, एक दिन आप सड़े हुए मूड में प्रोग्राम करेंगे, होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है। कभी आपको बड़ा मजा आता है, कभी आपने, क्यों होता है, वो मून कर रहा होता है आपको डिस्टर्ब। अच्छा, ये तो हो गई एस्ट्रोलॉजी। अब अक्सर मैंने, मतलब 2004 से ये माशाल्लाह 20 साल हो गए, मैंने कहा यार इनको कहा इन पे फिट हो गई चीज़, इनको कहा इन पे फिट नहीं हुई, इनको स्टोन रिकमेंड किया, ये कह रहे हैं वाह वाह मेरा काम हो गया, ये कह रहे हैं नहीं मैं तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं गया, एक टर्म होती है एस्ट्रोलॉजी से हट के एक इल्म है वास्तु साइंस। अच्छा, वो होती है आपकी डायरेक्शन की। आपने घर तो ले लिया, ठीक है, वो तो एक ज़रूरी है कि किस दिन लिया, वो भी उसमें भी मून काउंट हो जाएगा। हाँ, गलत दिन पे ले लिया, मून इन स्कॉर्पियो में तो गए, ओके, ठीक है। अच्छा, ये देखना होता है कि आपकी किस डायरेक्शन पे घर है, किस डायरेक्शन पे आपका ऑफिस है, किस डायरेक्शन पे आपकी शॉप है। वो अगर गलत है तो आप
अभी आप ये गए, बात देखी गई अभी है। आप गए, हाँ, आपका प्रोग्राम तो कारोबार बढ़ गया। गया फिर। जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जाफरी साहब, ये इन चीज़ों को बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं और इनका बड़ा ख्याल रखते हैं। उन्होंने कोई फिल्म साइन करनी है तो उसका ख्याल रखते हैं, उन्होंने कोई चीज़ खरीदनी है तो बड़ा ख्याल रखते हैं। मतलब ये चीज़ें जेन्युइन हैं कि इन चीज़ों को देखते हुए आपको, हम लोग उन चीज़ों को नहीं समझते। अजीम भाई, किस तरह से हम इस पे ओवरकम कर सकते हैं? दूर कर दिया गया हमारा माइंडसेट उधर कर नहीं तो आप पे बंदिश की हुई है, आपकी सास ने आप पे किया हुआ है, वो किया हुआ है, हम पे इधर कर। हालांकि हमें इस्तिखारे का भी बड़ा वाज़े बताया गया कि आपने अगर कोई मशवरा लेना है तो आप अल्लाह से मशवरा करें और फिर उसके बाद जो आप कोई ना कोई काम फैसला करें। अच्छा, जाते जाते ये बता दीजिए, आपने बताया कि मून की जो डायरेक्शन है या उनकी चाल है, सूरज की जो चाल है, वो हम पे असरअंदाज होती है। हम खुद को किस तरह से इसके लिए तैयार करें कि हम उसके रेमेडीज, हाँ, वो की रेमेडी होती है मिल्क, पानी, बर्फ। आप ठंडा पानी देते हैं गर्मियों में, पानी वैसे पिला दें, दूध दे दें किसी को, ये मून आपको तंग नहीं, असरात ज़ायल हो जाएंगे, असरात ज़ायल हो जाएंगे। ऐसे हर प्लैनेट्स की एक एक इंडिविजुअल वो है उसकी रेमेडी। ये सदके के तौर पे दे देना चाहिए, सदके के तौर पे। यस, जैसे आज आप निकलें, आज मंडे है, मून का डे है, फिर कमर दर्द कर रहा है तो आप 1 पाव मिल्क पैक किसी गरीब को देते जाते हुए, कोई चाय बना लेगा, कोई बच्चे को पिला देगा गरीब। मगर मैंने वही आपको बताया कि जैसे कि ये डायरेक्शन वाली साइंस है ना, ये सब पे हावी है। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है नहीं है, कुछ है। कई आपने देखा होगा यार इन पे डाउनफॉल कभी नहीं देखा, क्यों होता है? कभी आपने देखा होगा यार ये शॉप पर रश ही रहता है, कभी सोचा आपने क्या इसका मतलब उस पर कोई सितारे, उस पर सारसती, उस पर राहु केतु कोई असर नहीं करते? ठीक है ना, वो क्या होती है, वो उसकी तोड़ निकालते हैं वो। नहीं, उसकी डायरेक्शन ऐसी है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के हिसाब से कि वो हमेशा फ्लरिश ही करता रहता है लाइफ। और कुछ आपने देखा होंगे वो लाइफ में स्ट्रगल ही करते रहते हैं। आप जाफरी साहब देखें ना तो इंडियन जो पंडित हैं उनकी बड़ी डिमांड होती है, शादी से पहले भी उन्हें घर में बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि वो चेक अडॉप्ट किया ना, हज़रत जाबिर बिन हयात जो थे साइंटिस्ट है, जाबिर बिन हयात, उन्होंने ठीक है ना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इल्म सीखा था। ठीक है, तो बेसिक तो वहाँ से था, यहाँ तो वो उस पर रह के उनके साथ वो कन्वर्ट होके वो एक उस पर हो गया ना, नहीं ये तो बिद्दत है, शेर का कहाँ से बिद्दत है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरज चांद सितारे अपने मुकर्रर दायरे पे चल रहे हैं, अक्ल वालों के लिए इल्म है, इससे फ़ायदा उठाइए और अक्ल वालों की रहनुमाई लीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, फैसलों को बेहतर बनाइए। अजीम जाफरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि हमारी नाज़मल करके अपनी लाइफ को, अपने इस हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं। और सदका देना वैसे भी बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत सारी बलाएं टालता है, तो अगर आप पानी दूध का ये सदका देते रहेंगे तो मेरे ख्याल में आपके लिए अच्छा होगा। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज कपास का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और कपास सिर्फ रुई के गोले नहीं है, बल्कि ये वो फूल हैं जो तैयारी के बाद दिलकश और दीदाजेब लिबास में तब्दील हो जाते हैं और इससे बहुत ही खूबसूरत कपड़ा बनाया जाता है। बिल्कुल, और इससे कैसे चीज़ें तैयार होती हैं, कपड़ा तैयार होता है, रुई को इस्तेमाल में लाया जाता है, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज कपास का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कपास सिर्फ रुई के गोले नहीं बल्कि ये वो फूल हैं जो तैयारी के बाद दिलकश देदाजेब लिबास में तब्दील होते हैं। कच्ची रुई से कपड़े तैयार करने के लिए रिवायती तकनीकों और जदीद मशीनरी के इम्तिजाज की जरूरत होती है। सबसे पहले रुई से किसी भी किस्म की निजासत को दूर किया जाए। कच्ची रुई को जनिंग नामी अमल के जरिए साफ किया जाता है, जहाँ रुई के रेशों को बीज, तनों और पत्तों से अलग किया जाता है। रेशों को अलग करने के बाद कार्डिंग का अमल शुरू होता है, जिसमें रुई के रेशों को तार के दांतों वाली मशीन के जरिए चलाना शामिल है, जो रेशों को एक ही सिमत में खिंगी और सीध में लाते हैं। अगला मरहला घूमना है, जहाँ रुई के रेशों को सूत में मोड़ा जाता है। धागा बनने के बाद इससे कपड़े की तैयारी की जाती है। सूत को लूम पर ढालकर ताने बाने बनाने के लिए जोड़ा जाता है, जिसके लिए लूमें इस्तेमाल होती हैं। कपड़ा बनने के बाद इसकी साख, ज़ाहिरी शक्ल और पायदारी को बेहतर बनाने के लिए इसे मुकम्मल किया जाता है। इसमें वॉशिंग, ब्लीचिंग, रंगने और प्रिंटिंग जैसे अमल शामिल हो सकते हैं। आखिर में तैयार शुदा कपड़े को मतलूबा शक्लों में काटा जाता है और तैयार शुदा मसनूआत जैसे कपड़े या घरेलू टेक्सटाइल में सिलाई जाती है। तो नाज़रीन, आपने देखा है आज कपास का आलमी दिन है और अपनी कपास को हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके अपने ज़रिए मुबादला के ज़खायर को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन इस पर सोचा जाएगा, इसमें बेहतरी लाई जा सकेगी। और एक ब्रेक ले लें। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएंगे कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा टॉपिक होगा कि स्किन को इस मौसम में किस तरह से बेहतर रखा जा सकता है और वाइटनिंग के इंजेक्शन जो लोग लगवाते हैं ना, उसके क्या फ़ायदे और नुकसान, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। आपको बताया था कि मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम तब्दील होने के साथ साथ जो आपके स्किन के मसाइल हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इस पर बात करने से पहले हम बात करवाते हैं आपकी उस बाहिम्मत खातून से, आयशा मस्तूर भट्ट, जिन्होंने ना सिर्फ बीमारी को शिकस्त दी है, मूजी मर्ज जिसको कैंसर कहा जाता है, उसके अमूमी तौर पे जो लोगों को पता चलता है तो वो हिम्मत हार देते हैं, लेकिन आयशा ने ना सिर्फ हिम्मत अपनी बढ़ाई है बल्कि मिसाल बन के दिखाया है और पाकिस्तान के लिए दौड़ के आलमी मुकाबलों में गोल्ड मेडल समेत कई एजाज़ात अपने नाम कर लिए। बिल्कुल जी, आयशा के इंसान जो है वो बहुत ही पुख्ता इरादे रखती हैं और वो कहती हैं कि अगर इंसान पुख्ता इरादे रखता है, हौसले बुलंद हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं आयशा से। आयशा मस्तूर भट्ट एथलीट हैं, वेलकम टू शो कहेंगे। आयशा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या कहेंगी आपने किस तरह से कैंसर को मात दी और फिर आप एथलीट बनी? पहली बात तो ये बताइएगा, कैंसर जाहिर है बहुत मुश्किल है, लोग हिम्मत हार जाते हैं, आपको फैमिली की सपोर्ट से ये हिम्मत मिली या आपके अपने अंदर विल पावर बहुत थी कि आप इतनी सख्त बीमारी से आप लड़ गई? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे जो है वो अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया। दूसरा ये कि जब मुझे ये पता चला कैंसर, तो मैंने इसको एज अ बीमारी लिया। मैंने इससे डरी नहीं, मैंने इसे एक चैलेंज की तरह कबूल किया और मेरी फैमिली मेंबर्स भी मेरे साथ थे, उनकी दवाएं मेरे साथ थी, तो मैं माशाल्लाह इसमें से बिल्कुल निकल आई। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की, करम किया। यकीनी तौर पे आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ना सिर्फ हमारी तरफ से, हम दोनों की तरफ से, बल्कि हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद इस बहादुरी से लड़ने पर। बहादुरी के साथ आपने इस बीमारी का मुकाबला तो किया, लेकिन आप एक अच्छी एथलीट भी, बेहतरीन एथलीट के तौर पर भी सामने आई। तो कितने मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं, क्या क्या एजाज़ात अपने नाम किए आयशा आपने अभी तक? जी माशाल्लाह, मैंने अपना जो आगाज था वो 5 किलोमीटर से किया था। इससे पहले मैं 2020 में मैं अपनी हाइकिंग एक्टिविटीज का आगाज कर चुकी थी। हाइकिंग का मुझे बहुत शौक था। उसके बाद रनिंग जो है वो मैंने 2022 में स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने 5 किलोमीटर, उसमें मेरा मेडल है, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, और इस्लामाबाद में जब फुल मैराथन हुई तो उसमें मैंने 3rd पोजीशन फीमेल कैटेगरी की मिली। और अभी रिसेंटली जो है वो क्रॉकरम इंटरनेशनल अल्ट्रा मैराथन चैलेंज था गिलगित बल्तिस्तान में। थले बोर्ड से लेकर हमें खपलू तक भागकर आना था और वो डिस्टेंस था 55.4 किलोमीटर, और उसके लिए जो टारगेट दिया गया था वो 9 आवर्स थे, और मैंने माशाल्लाह 8 आवर्स एंड 26 मिनट्स में मैंने इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। जबरदस्त। आयशा, आपने ये सफर, एथलीट का सफर जो है, कैंसर हो जाने के बाद शुरू किया? आपको वहां से इंकरेजमेंट मिली या फिर उससे पहले ही आपने इस सफर का आगाज कर दिया हुआ था? जी मैंने अभी आपको बताया ना, 2020 में मैंने हाइकिंग जब स्टार्ट की, उस वक्त कैंसर का मुझे नहीं पता था। ये तो डायग्नोज हुआ था जून 2022 में। और उसके बाद अच्छा, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली आयशा आपने? कैंसर का, अच्छा आयशा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कहाँ से ली है? हाँ, ये आप एथलीट तो कमाल की हैं, लेकिन इसकी ट्रेनिंग बाकायदा तौर पे किसी की कोचिंग इख्तियार की आपने? जी ये मैंने स्टार्ट जो है वो मैं खुद ही किया था। मेरा एक शौक था, पैशन था। मैंने बहुत ज्यादा इसकी यूट्यूब से और बहुत ज्यादा इधर उधर से वीडियोस देखती थी, और मुझे ऐसे लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि जो भी अल्लाह ताला ने तो सब में सलाहियत, एबिलिटीज दी हुई है, वो इंसान को खुद पता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। फिर आयशा, किसी को, हमारी बहुत सारी खवातीन क्योंकि कैंसर से लड़ रही हैं, आप उन खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस मुश्किल दौर से गुजर रही हैं? मैं कहूँगी कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, सूत तगाबुन में अल्लाह ताला का इशारा है कि हर जो बीमारी है, तकलीफ है, वो अल्लाह ताला के उज़्न के बगैर नहीं आती। तो आप इसमें बिल्कुल परेशान ना हो, इसको एक चैलेंज के तौर पे कबूल करें। अल्लाह ताला ने जो है वो हर इंसान में जो है वो हिम्मत और सलाहियत है उसमें, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। जिस अल्लाह ताला ने जो है वो आपको जिंदगी दी है, वो आपको हिम्मत भी देगा, और जिंदगी और मौत तो वैसे भी अल्लाह ताला के हाथ में है। तो आप क्यों परेशान होते हैं? आप सारी परेशानियां जो हैं वो उसको छोड़ दें, और अब जिस तरीके से, जिस अंदाज से आप जी रहे हैं, खुश हैं, वो आप उसी को कंटिन्यू करें और एक्टिविटीज में हिस्सा लेते रहें। और खवातीन से स्पेशल मैं कहूंगी कि वो सारा दिन घर के कामों में बिजी होती हैं, फैमिली के साथ होती हैं, लेकिन अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। तो काइंडली अपने लिए वक्त निकालें। अगर आप ये सख्त एक्सरसाइजेज, हाइकिंग, रनिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉक करें। वॉक जो है वो बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है।
और बहुत ज़रूरी भी है। बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने, और आपने बड़ी आम बात की है कि अगर आप फारिग बैठे रहेंगे तो यकीनी तौर पे बीमारी आप पे हावी हो जाएगी। तो आपने उस पे हावी होना है, ख़ुद को मसरूफ़ रखिए और यकीनी तौर पे आप में जो सलाहियतें हैं वो बुरोकार लाते हुए आप इस बीमारी पे या किसी भी बीमारी पे काबू पा सकते हैं और उसे शिकस्त दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आयशा मस्तूर हमारे साथ मौजूद थी। और अब आते हैं उस टॉपिक के यकीनी तौर पर आप सभी उसका सामना करते हैं, हम भी उसका सामना करते हैं। जब भी मौसम तब्दील होता है तो हमारी स्किन जो है वो रफ़ हो जाती है, बिल्कुल जी, मसाइल का शिकार हो जाती है हमारी स्किन, क्योंकि हमारी स्किन सख्त वेदर को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जब गर्मी आती है तो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जब सर्दी आती है तो सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, ड्राई हो जाती है। और जो नॉर्मल वेदर होता है, हब्स के दिन होते हैं, उसमें भी स्किन एक अजीब से मसाइल से दो चार हो जाती है। तो हमने आज डॉक्टर अरीज खालिद को बुलाया है, हमारे साथ मौजूद है, माहिर इमराज जिल्द हैं। आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इन सब मसाइल से किस तरह से बचा जाए, अपनी स्किन को बेहतर कैसे रखा जाए और ग्लो भी करे, शाइनी भी रहे, स्किन के साथ हेल्दी भी रहे। ख्याल में बालों और नाखून को भी शामिल कर रहे हैं तो और भी मुफीद हो जाएगा। डेफिनेटली जो आपको चाहिए जी, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दें। बिल्कुल सही है। देखिए, ये ट्रांजिशन जो होती है ना, हमेशा वो आपने जब एक फेज से निकल के आप दूसरे में जा रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत स्मूथली एंटर हो। अब इस वक्त क्योंकि आप अभी जो हमने रिसेंटली फेस किया, ह्यूमिडिटी थी, बहुत सारे लोगों को ऑयल आ रहा था, उस तरह के मसाइल थे। अब क्योंकि हम ड्राई वेदर की तरफ जाएंगे तो उसमें अब आपने चीज़ें स्विच करनी होती हैं। जिस तरह आपने अब ये नहीं है कि जो क्लेंजर आपने स्टार्ट में ले लिया था पूरे साल किया वो हर मौसम में चलेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी हर चीज़ बदलेगी, आपकी स्किन केयर की रूटीन बदलेगी, आपकी प्रोडक्ट्स बदलेंगी। अच्छा, उसमें सबसे पहले जब आप क्लेंजर्स पे आते हैं तो उसमें आप कोशिश करेंगे हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, कोई भी क्रीम बेस्ड जो क्लेंजर्स होते हैं वो हमेशा इस मौसम के लिए अच्छे होते हैं। दूसरा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने मॉइस्चराइज अभी से करना शुरू कर देना है। अगर आप जाके सर्दियों में मॉइस्चराइज करना शुरू करेंगे तो वो आपको डैमेज हो चुका होगा। यस, वो हो चुका होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ड्राई स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो बेशक आप पूरी ट्यूब भी लगा लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। आपने जब भी लगाना है डैम्प स्किन पे लगाना है। आप सिर्फ एक ये चीज़ करके देखें, आपको अपनी स्किन के अंदर खुद ही आपको बहुत एक ड्रास्टिक चेंज फील होगा। यानी कि जैसे ही आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि मॉइस्चराइज़र लगाने से उन्हें एक्नी हो जाता है, तो क्या ऐसा होता है? मॉइस्चराइज़र लगाने से एक्नी हो सकता है? देखिए, उसकी अगर तो आपने बहुत ज़्यादा हैवी लगा लिए, देखिए आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि अगर आपने क्लेंजिंग्स अच्छी नहीं की हुई हैं, आपके पोर्स ऑलरेडी क्लॉग हैं, ऊपर से आपने बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, तो येस इट कैन डू दैट। लेकिन यही बहुत ज़रूरी है कि एक दफ़ा अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को आप लिखवा लें तो वो बहुत बहुत बेहतर रहता है। और जिस तरह भी आपने बात की कि इसके हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दें। आपने जिस वक्त फेस वॉश किया, आपने वेट हो तब लगाएं। आपने डैम्प यानी कि आपने हल्का सा टॉवल से या आपने टिश्यू पेपर से हल्का सा आपने उसको पैड किया, बिल्कुल। और उसके बाद आपके अभी नमी मौजूद है, एटलीस्ट 20 to 30% मौजूद है, तब आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे पूरी तरह से ड्राई करने के बाद। बिल्कुल, क्योंकि उसने वो मॉइस्चर होगा तो लॉक होगा ना। हम लोग ये करते हैं कि फेस तो हमने 2 घंटे पहले धोया था, लेकिन जब बहुत स्किन ऑयली होनी शुरू हो जाती है उसके बाद हम ऊपर मॉइस्चराइजर या फिर हम यहाँ हमें जब लगता है कि अच्छा ये रफ हो रही है ना, तो हमें तब होश आती है, अच्छा ये रफ होना शुरू हो गई, हमें फील हो रही है जी, ड्राई पैचेस नजर आ रहे हैं, हम तब लगा लें। और फिर हम कहेंगे जी हमें फ़र्क नहीं पड़ा, मैं जितना मर्जी मॉइस्चराइजर लगा लूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आप गलत तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा। अच्छा, डाइट में क्या बेहतरी लाई जाए? देखिए, आपको पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड है कि आपके पास हर तरह का फ्रूट मौजूद है कुदरती तौर पे, और मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा होगा जो फ्रूट को एटलीस्ट अफोर्ड ना कर पाए। आप कम लें, ज़्यादा लें, जंक फूड अफोर्डेबिलिटी पर तो हम जाएंगे ना तो हमारे पास 90% लोग इस वक्त वो होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इस वक्त जो आबादी है ना वो मिडिल से भी लोअर मिडिल पे आ गए। उन लोगों पे जाएं, देखें वो जंक फूड भी खा रहे होंगे, उससे बेहतर है कि आप इसे भी इस्तेमाल करें। वो देखिए, आप किसी को भी देखिए, जंक फूड का वो कुछ भी होगा, वो फ्राइड चाहे किसी भी लेवल का उनको मिल रहा होगा, वो जरूर है ना। हमारे पाकिस्तानियों का जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं। आपने पैक जूसेस ले लिए, आपने उसी तरह के आपने चिप्स वगैरह ले लिए, आप उससे बेहतर ये कि वो फल पे आप इस्तेमाल कर लें, आप वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर लें। दूसरा बहुत ये ज़रूरी होता है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस रखें। जिन घरों में गोश्त बन रहा होता है वो सब्जी में भी डाल रहे होते हैं, वो दालों में भी डाल रहे होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। हफ्ते में आपके लाजमी है कि आपके गैप्स आने चाहिए। आपको सब्जियां भी ना खाएं तो मुसलसल गोश्त भी ना खाएं, और
दालें भी नहीं होनी, बिल्कुल ऐसे ही मुतवाज़िन ग़िज़ा तो हम लोग ये कहते हैं कि होनी चाहिए। और दूसरा, जब आप फ्रूट्स ले रहे हैं उनको रॉ फॉर्म में लें। जब आप उनके जूसेस निकाल के लेना शुरू करते हैं तो वो आप आधे से ज़्यादा जो चीज़ जो कि आपके फ़ायदे की है, जिसमें फाइबर है हाई कंटेंट, वो निकल चुका होता है, वो आपने सारा बर्बाद कर दिया। साहब एक और जो हर पाकिस्तानी की मेरे ख्याल में या इस खित्ते में रहने वाले इंडिया पाकिस्तान के अंदर हर शख्स की ख्वाहिश है कि उसका रंग गोरा हो, तो अभी ये रंग गोरा करने वाले जो इंजेक्शन आ चुके हैं ये वाकई इफेक्टिव हैं और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या? देखें, पहली बात तो ये कि थोड़ा सा इल्ज़ाम मैं हटाना चाहूँगी पाकिस्तानियों से। ये सारी दुनिया में ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट हुआ नहीं था पहले। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट इन अमेरिका, ठीक है। वहाँ पर भी जो लोग बेसिकली टैन हैं वो इस्तेमाल होना चाहते हैं, बिल्कुल। और मज़े की बात ये है कि कुदरती तौर पे इंसान के पास जो चीज़ होती है वो उससे मुतमईन नहीं होता, ये एक फितरी अमल है। आप गोरों को देख लें, वो टैन हो रहे होते हैं। अच्छा, वो ज़्यादा डेंजरस है गोरे होने के निस्बत। वो जो टैनिंग ले रहे हैं वो ज़्यादा आपकी सारा दिन सन में लेटे रहते हैं। और अगर आप वहाँ पर देखें तो कैंसर, स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा वहाँ है। अच्छा, यहाँ पर इतने नहीं है। अब आप इसके हक में ये सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब सेफ है, मतलब आप ये कहना चाह रही इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है? हाँ, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जिस तरह ये हम बच्ची का देख रहे थे कि वो कैंसर से भी उन्होंने फाइट किया है और वो, अच्छा, इसका इस्तेमाल ही सबसे पहले कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में हुआ था। अच्छा, तो ये उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट, ओरिजिनली इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। इसमें ग्लूटाथायोन है और विटामिन सी होता है। अच्छा, इसमें वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, जब कीमोथेरेपी का कोई पेशेंट होता है, यानी कि जो कैंसर से जिसने फाइट किया है, उसका ट्रीटमेंट हुआ है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। उसको उसके फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है, पहले करता ही उसको है। और इसका साइड इफेक्ट वाइटनिंग है। Okay. और रादर आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड ब्राइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग या हम वाइटनिंग पे जाते हैं। लाइटनिंग, आप ये डॉक्टर साहब बता रही थी कि रंग गोरा करता है, लेकिन उससे पहले आपके खून को भी सफेद करता है। जी बिल्कुल। खून सफेद तो वैसे ही आजकल बहुत नहीं, वो हम इल्जाम तो डाल ही सकते हैं ना कि देखिए हमारा कसूर नहीं है, वो इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने लगाया, तो काले लोगों का खून भी सफेद हो चुका है। तो वो भी जी इंजेक्शन से, वो गोरे क्यों नहीं होते? ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो अब खून को लाल करने के लिए फिर अब हम उसके लिए तो बेहतर है चुकंदर का इस्तेमाल करें। यस, दैट्स अच्छा, एक ड्रिप बाद में चुकंदर की लगवानी चाहिए। चलिए, ये तो खैर किसी और तरह बात निकल जाएगी। अब आए जरा उसी मौजू पे। तो ये जो इंजेक्शन होते हैं डॉक्टर साहब, ये एक बार लगवाएंगे हमेशा के लिए आपका रंग गोरा हो गया, या फिर आपको हर 6 महीने बाद या कुछ अर्से के बाद इसकी जरूरत पड़ती है? ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया, क्योंकि अक्सर लोग जब आते हैं तो उनको लगता है कि शायद 2-3 सेशन करवाने से आपका रंग बदल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट 8 to 10 सेशंस के बाद आपको फर्क पड़ना शुरू होता है। अच्छा, और ये सेशन कितने अरसे के बाद होता है? एक से दूसरा सेशन वीकली। अच्छा, और दूसरा इसको अपने टाइम पे लगाना बहुत कॉस्टली पड़ता होगा, क्योंकि आम लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको कोई चीप ऑफर कर रहा है ना, तो इससे बेहतर आप ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेटली आपके लिए करेक्ट डोज नहीं है। यस, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट करना होता है हर बंदे की बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली। उसकी एज मैटर करती है, ठीक है, उसके अलावा उसकी वेट मैटर करता है, इसके अलावा ये भी मैटर करता है कि इंटरनली लाइक उसको कोई और डिजीज तो नहीं है, और डाइट क्या है, या स्मोकर्स अगर हैं, या और कोई किसी किस्म की एडिक्शन वाले लोग हैं। अच्छा, स्मोकर गोरे नहीं होंगे इससे? अच्छा, लेकिन उनको ये फायदा बहुत होगा कि जो उनकी बॉडी में स्मोकिंग की वजह से हार्म्स आ रहे हैं, या जो ड्रग यूजर्स हैं, ये उसको करेक्ट करेगा। ओके, ठीक है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। यस, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ को, इंटरनल हेल्थ को बेहतर करेगा। तो वो आपको अगर गोरा नहीं भी करता तो आप उससे डेफिनेटली फायदा जरूर ले रहे हैं। आप करवाएं, आपका खून जरूर सफेद हो जाएगा। सही है, सही। अच्छा, ये भी एक आपने कहा कि इनहेल भी किया जाता है, मतलब ये एक इम्प्यूल होता है जो पिया भी जाता है। यस, बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसा इंजेक्शन नहीं है? और दूसरा जो इंजेक्शन लगवाया जाता है, डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही जैसे काम करते हैं? बेसिकली 3 इसकी फॉर्म्स आ रही हैं। एक आ रही है टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल्स या टेबलेट फॉर्म में आता है। इसके अलावा ओरल एम्प्यूल्स आते हैं, और इसके अलावा इंजेक्शन आईवी फॉर्म में। ठीक है। जो ओरल है उसके अंदर ये है कि वो आपको एज एंटीऑक्सीडेंट तो डेफिनेटली हेल्प करता है कि आपको ब्राइटनिंग देता है, लेकिन एक लंबे अरसे के खाने के बाद, कम से कम कुछ 5-6 महीने आप कॉन्टिन्यूसली खाते हैं तो वो आपको इफेक्ट नज़र आता है। और बहुत ज़रूरी ये है कि अगर आप ग्लूटाथायोन जो भी आप mgs ले रहे हैं, उससे डबल डोज विटामिन सी की होगी तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। यही सेम फार्मूला आपका आईवी के लिए होता है।
यही सेम फार्मूला आपका ओरल जो एम्प्यूल्स होते हैं उनके लिए, और यही सेम फार्मूला आपका ओरल टैबलेट्स के लिए। अच्छा, ये जो जुनैद ने आपसे पूछा था कि ये एक ही बार में हो जाता है, आपने कहा 7 to 8 सेशन मैक्सिमम लेने पड़ते हैं, आपके बाद फर्क पड़ता है। एक दफा आपके ऊपर फर्क पड़ गया, असर हो गया, उसके बाद भी ये लेने पड़ेंगे सेशंस या फिर लाइफ टाइम होगा इसका यूजेज? नहीं, आपको ओकेजनली बाद में ज़रूरत होती है अगर आप सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली टैनिंग को तो ये नहीं रोक सकता ना, ये तो इंटरनली आपका एक वो जाहिर है हमारा सन जो है। आप जब भी टैनिंग आपकी होगी वो आपको दोबारा से हो सकता है, लेकिन उसमें आप मेंटेनेंस सेशंस कुछ ले सकते हैं। जब आप इसको छोड़ते हैं तो फिर आपको जो एक ग्लो एक्टिवली आ रहा होता है वो जरा थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन अभी तक हमने जिन पेशेंट्स से किया है नेवर कंप्लेन के वापस हुआ है। डॉक्टर साहब, पिगमेंटेशन हो जाती है खवातीन को, क्या ये उसको भी ठीक करते हैं? हाँ, ये बेहतर करता है, बिल्कुल बेहतर करता है। जब हम आम तौर पे ऐसे पेशेंट जिनका हम मेलाज्मा ट्रीट कर रहे होते हैं या हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट कर रहे होते हैं तो उनमें हम ओरल फॉर्म में साथ दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो हम ऊपर से प्रोसीजर कर रहे हैं और इंटरनली भी अगर आपकी ज़रा सूरत हाल बेहतर होती है तो रेजिस्टेंस कम आती है, आपका जो नंबर ऑफ सेशंस हैं ट्रीटमेंट के वो कम हो जाते हैं। लेकिन उसमें ये चीज़ आपको जहन में रखने की ज़रूरत है क्योंकि इसने ओवरऑल काम करना है। यूजुअली अगर आप इसके ऊपर डिपेंड करें तो आपका कंपैरिजन फिर भी वही रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो दोनों चीज़ें लाइट हो रही है ना, आपकी बाकी स्किन भी लाइट हो रही है। क्या ये सबके ऊपर असरअंदाज होता है, इसके रिजल्ट्स सबके ऊपर बेहतर आते हैं, या अगर कोई नीग्रो है या बहुत ज़्यादा सांवली रंगत है वो भी गोरा हो सकता है इससे? वो ज़्यादा जल्दी होते हैं। अच्छा, वो ज़्यादा जल्दी होते हैं। और उसमें क्योंकि आपको डिफरेंस नजर आता है, ज़्यादा हार्ड है उनके ऊपर चीज़ें असरअंदाज नहीं। अच्छा, उसमें देखिए अगर आप फर्ज करें कोई भी चीज़ है जो डार्क है, डार्क से वो ज़रा सा लाइट पे जाएगी तो यू विल सी अ डिफरेंस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है, क्या हमारी स्किन की रंगत सांवली होती है या ब्लड के अंदर ऐसे हमारी स्किन अज्जा होते हैं जिसकी वजह से आपके बेसिकली मेलाटोनिन, आपके जो बेसिकली जो है वो आपके मेलानिन का जो कंपोनेंट है वो बेसिकली ये उसको कंट्रोल करता है। आपके जो भी स्किन कलर है बेसिकली वो उसकी वजह से, मेलानिन की वजह से। ठीक है। ये उस रंगत को भी चेंज कर देता है ये इंजेक्शन? ये आपके वो सप्रेस, उनकी बनने की तादाद को सप्रेस कर देता है। ठीक है, लेकिन इसीलिए आपको बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसके मेंटेनेंस सेशंस देने पड़ते हैं कि कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि वो दोबारा से उसकी प्रोडक्शन फास्ट हो जाती है। फिर आपको कुछ सेशंस देने पड़ते हैं, वो फिर से बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आप जिस तरह केयर करते हैं, अपनी डाइट बेहतर रखते हैं, कैफीन टेकिंग प्रोडक्ट्स आप ज़रा कम कर देते हैं तो उससे भी सूरत हाल ज़रा बेहतर रहती है। अच्छा, हमारी बच्चियाँ कुछ कहती हैं मैं तो खाती सिर्फ फ्रूट्स हूँ, सब्जियाँ खाती हूँ, फिर भी मेरी स्किन फ्रेश नहीं हो रही है, तो उसमें किस चीज़ का अमल दखल है कि वो उनकी डाइट भी इतनी हेल्थी है कि सब्जियां फ्रूट्स पर वो हैं, जूसेस पर हैं, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद भी ना तो उनकी स्किन बेहतर हो रही है ना ही उनकी हेल्थ उस तरह से बेहतर हो रही है, तो वो कौन से अवामल हैं जो इसमें कारफरमा हो सकते हैं? बच्चियों में बहुत ज़्यादा एक चीज़ जो रुकावट बनती है वो उनके इंटरनल हार्मोन्स हैं। आपको ज़ाहिर है वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। दूसरा ये होता है कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अब इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अभी अब आगे हम ज़रा सा जाएंगे तो स्मॉग स्टार्ट हो जाएगी। अब जो इस वक्त हम जिस तरह के पोल्यूशन से या अवामल से गुजर रहे हैं, कुछ अर्सा पहले तक ये चीज़ें नहीं थी। लाइक मुझे नहीं आता कि हमारे बचपन में हमने कभी सुना हो कि स्मोक कोई चीज़ है। तो अब हम बहुत ज़्यादा हार्श चीज़ों की तरफ हम एक्सपोज हो जाते हैं। आपकी डाइट देखिए, आप फ्रूट ले रहे होते हैं लेकिन साथ ही मीनवाइल अगर आप बच्चों का देखें तो वो जंक फूड भी ले रहे होते हैं। मैं बहुत सारे लाइक मेरे अपने बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके जिस वक्त क्लास फेलोज आते हैं तो वो ये आपकी कैंड फूड्स और इसी तरह वो चिप्स के पैकेट्स और ये आ रहा होता है। हम इन चीज़ों को अनफॉर्चुनेटली अनहेल्दी कंसिडर ही नहीं करते कि हमें यही होता है कि बस पेट भर जाए बच्चे का, आगे जो भी होगा वो देखी जाएगी। पेरेंट्स बल्कि लंच बॉक्स देने के हक में भी नहीं होते, उन्हें पॉकेट मनी दे दी जाती है कि वो कैफे से कुछ भी लेकर खा सकते होते हैं। तो ये तो हमारी आम पेरेंट्स की रूटीन है और पेरेंट्स को थोड़ा सा इसमें वो मुख्तात होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ से मिल रही होती हैं वो कम से कम साफ़ होनी ज़रूरी है। आपको उनकी एक्सपायरी डेट पता होनी ज़रूरी है। बच्चे तो ये सब चीज़ें नहीं देख सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर हम लोग वापस अपने टॉपिक की तरफ आएँ तो हमारी जो बच्चियाँ हैं वो बहुत जल्दबाजी में जो ये फार्मूला क्रीम्स मिलती हैं इनको यूज़ करती हैं कि ये रंग गोरा करने में बहुत मददगार साबित होती हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी भी कर देती हैं। उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उससे स्किन जो है वो कितनी डैमेज हो सकती है जो कि बाद में उनको नुकसान पहुँचा सकती है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। अच्छा, ये जितने भी फार्मूला, अच्छा बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मिक्स करके तैयार की जाती हैं सिर्फ वो ख़तरनाक है। बहुत सारी ऐसी क्रीम जो आपको प्रॉमिस कर रही हैं कि जो हम बहुत कम टाइम के स्पैन में आपको गोरा कर देंगी, वो सब डेंजरस है, चाहे वो आप अकेली इस्तेमाल कर लें। उसमें मर्करी है या स्टीरॉयड है और ये दोनों चीज़ें आपकी स्किन की भी बर्बादी उतार देंगी, आपकी इंटरनल हेल्थ की भी उतार देंगी। इसलिए आपके पास सेफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें कोजिक एसिड है, ये अल्फ़ा आर्बिटिन है। ये स्लो होंगी लेकिन ये आपकी एक तो इसमें कोई डेंजरस चीज़ नहीं है, इसके रिजल्ट्स आपके लिए पायदार रहेंगे। दूसरा, आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा।
तो स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। इसमें बेहतर ये है कि आपने 3 से 4 दिन में पूरा करके करना क्या है। बिल्कुल ठीक है। आपको 4 दिन पहले जिन लोगों ने देखा है वो अगर 5 दिन महीने के बाद उसके लिए तो फिर तो मजबूरी बन जाएगी। नहीं फिर तो ज्यादा है। जिस गरीब ने आपको पहले देख के पसंद की है उसको आप इतना दिन रात का फर्क ना दें कि उसको हार्ट अटैक आ जाए। इंजेक्शन से मेरे ख्याल में वो बेहतर रिजल्ट डालेंगे डेफिनेटली, वो ज्यादा जो आपने हार्ट अटैक वाली बात की बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखेंगे तो हार्ट अटैक आ सकता है। हमारे नाज़रीन को, और इस पे अमल करके आप खुद को गोरा कर सकते हैं, स्किन को बेहतर कर सकते हैं और मौसमी असरात से बच सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए नाज़रीन बात करते हैं राहत फ़तेह अली खान की, और वो भी शहबाज शरीफ के मद्दाह निकले, आपको पता? बिल्कुल जी, राहत फ़तेह अली खान भी शहबाज शरीफ के मद्दाह निकले हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में राहत फ़तेह अली खान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नौजवानों के लिए की जाने वाली कोशिशों को खूब सराहा है और उन्हें सलाम पेश किया। क्या कहते हैं वो देख लेते हैं, पहले सुन लेते हैं। राहत फ़तेह अली खान साहब पैसे लिए बिना कुछ नहीं करते, लेकिन इस बार उन्हें तारीफ मुझे लगता है। उम्मीद करते हैं कि जो मुखालिफ पार्टी यानी PTI के चाहने वाले हैं वो इनके ऊपर बोछाड़ नहीं करेंगे, हमलावर नहीं होंगे। और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। हमें तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।